नहीं तो करके देखो, मैंने तो किया है, और वो है एक पगला दीवाना। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। चांदनी, लेकिन इस फिल्म की चांदनी अब खो गई है, क्योंकि इससे जुड़े सभी कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। साल 1989 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म चांदनी को आज तक कोई नहीं भूल पाया है, क्योंकि इसमें ऋषि कपूर से लेकर विनोद खन्ना ने जहां अपने किरदार से इस फिल्म को जीवंत बना दिया था, तो वही इस फिल्म में अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीत लेने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी ने भी फिल्म को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया था। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म चांदनी की कहानी से लेकर गाने तक सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ तक उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब फिल्म की पूरी टीम ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म के डायरेक्टर तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने भी दुनिया से विदाई ले ली। इन सभी में केवल ऋषि कपूर ही बचे थे, लेकिन अब वो भी दुनिया में नहीं रहे। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब केवल यादों में ही जिंदा रहेगी। यश चोपड़ा की मौत के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे स्वस्थ इंसान को किसी घातक बीमारी ने नहीं, बल्कि एक छोटी सी बीमारी ने घेर लिया था। यश चोपड़ा की मौत डेंगू से 21 अक्टूबर 2012 को हुई थी। विनोद खन्ना की मौत 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में मुंबई में अस्पताल में हुई थी। विनोद खन्ना ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज जर्मनी में करीब 6 साल से चल रहा था। 24 फरवरी 2018 को वो काली रात जब पूरा बॉलीवुड में श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से सकते में आ गया था। अपने परिवार की शादी में सम्मिलित होने गई इस अभिनेत्री की मौत बाथ टब में डूबने के दौरान हुई थी। बॉलीवुड के सबसे खुशमिजाज रहने वाले स्टार ऋषि कपूर की मौत हुई तो इस खबर से पूरा बॉलीवुड टूट गया। जहां एक और लोग कोरोना के दहशत घरों के अंदर रहकर खौफ से जी रहे थे, उस दौरान इस एक्टर की मौत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी के दिलों में गहरी चोट देकर जाने वाले इस कलाकार से बॉलीवुड का पूरा गलियारा गमगीन हो गया। बॉलीवुड की चांदनी अब सिर्फ याद बनकर रह गई। चांदनी मूवी में रोहित यानी ऋषि कपूर अपने रिश्तेदार की शादी में चांदनी यानी श्रीदेवी से मिलता है और उसी दौरान उससे प्यार करने लगता है। कई समय बाद वो भी उससे प्यार करने लगती है। उसके बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। उसका परिवार इस रिश्ते के विरुद्ध रहता है, लेकिन रोहित इसकी परवाह नहीं करता है। एक दिन वह चांदनी को अपने घर के ऊपर छत में रहने के लिए कहता है। उसके बाद उसके इंतजार करते समय वो अचानक हेलीकॉप्टर से वहां आ जाता है और उसके ऊपर फूलों की बारिश करता है। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। इसके कुछ ही समय बाद चांदनी के पास फोन आता है। फोन पर रोहित बताता है कि वो अस्पताल में भर्ती है। उसके हेलीकॉप्टर से गिरने के कारण उसे चोट लग जाती है। इस चोट के बाद उसके दाएं ओर लकवा हो जाता है। इसके बाद रोहित चांदनी को अपने से दूर करना चाहता है। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली जाती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना के कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी उसकी बात मान जाती है। ललित कुछ काम से स्विट्जरलैंड जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात रोहित से होती है, जो अपना इलाज कराने आए रहता है। वो दोनों अपने प्यार की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि वे दोनों एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। रोहित इलाज के बाद वापस भारत आता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वह मिलते समय उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है। चांदनी यह कहकर उसे मना कर देती है कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुकी है। रोहित क्रोधित हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसके जगह क्या कर रहा है।
इसके बाद रोहित चला जाता है। ललित और रोहित दोनों स्विट्जरलैंड में अच्छे दोस्त बने होते हैं। इस कारण ललित अपनी शादी में रोहित को भी न्योता भेज देता है। ललित के सामने रोहित और चांदनी अनजान होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन रोहित बहुत ज़्यादा पी लेता है और उसके बाद ललित को एहसास होता है कि वह रोहित से प्यार करती है। फिल्म में संगीत प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा तथा बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने साथ मिलकर शिव हरि नाम से दिया है। इससे पहले वह यश चोपड़ा के साथ सिलसिला फांसले तथा विजय में काम कर चुके हैं। आनंद बख्शी ने फिल्म के गीत लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गीत हैं जिन्हें लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर तथा विनोद राठौड़ इत्यादि गायकों ने गाया है। खुद श्रीदेवी ने फिल्म में शीर्षक गीत के लिए गायन किया है। चांदनी 1989 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जिसको निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। इसके निर्माता थे यश चोपड़ा। इसमें अभिनेता थे श्रीदेवी, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और वहीदा रहमान। इसमें संगीत दिया था शिव हरि ने। ये 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। रोहित यानी ऋषि कपूर अपने रिश्तेदार की शादी में चांदनी यानी श्रीदेवी से मिलता है और उसी दौरान उससे प्यार करने लगता है। कई समय बाद वो भी उससे प्यार करने लगती है। इसके बाद उन दोनों की शादी तय हो जाती है। उसका परिवार इस रिश्ते के विरुद्ध रहता है लेकिन रोहित इसकी परवाह नहीं करता। एक दिन वह चांदनी को अपने घर के ऊपर छत में रहने के लिए कहता है। इसके बाद उसके इंतजार करते समय वह अचानक हेलीकॉप्टर से वहाँ आ जाता है और उसके ऊपर फूलों की बरसात करता है। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। उसके कुछ ही समय बाद चांदनी के पास फोन आता है। फोन पर रोहित बताता है कि वो अस्पताल में भर्ती है। उसके हेलीकॉप्टर से गिरने के कारण उसे चोट लग जाती है। इस चोट के बाद उसके दाएं ओर लकवा हो जाता है। इसके बाद रोहित चांदनी को अपने से दूर करना चाहता है। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली जाती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना की कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है। वो भी उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी उसकी बात मान जाती है। ललित कुछ काम में स्विट्जरलैंड जाता है जहाँ उसकी मुलाकात रोहित से होती है जो अपना इलाज कराने के लिए आया रहता है। वे दोनों प्यार की कहानी सुनाते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। रोहित इलाज के बाद भारत वापस आ जाता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वह मिलते साथ उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है। चांदनी यह कहकर उसे मना कर देती है कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। रोहित क्रोधित हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसके जगह में क्या कर रहा है। इसके बाद रोहित चला जाता है। ललित और रोहित दोनों स्विट्जरलैंड में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कारण ललित अपने शादी में रोहित को भी न्योता भेज देता है। ललित के सामने रोहित और चांदनी अनजान होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन रोहित बहुत ज़्यादा पी लेता है और उसके बाद ललित को एहसास होता है कि वह रोहित से प्यार करते हैं। इसमें विनोद खन्ना ललित खन्ना के रोल में हैं। ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के रूप में हैं। इसमें विनोद खन्ना ललित खन्ना के रूप में हैं। ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के रूप में हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में है। अगर बात करें संगीत की तो फिल्म में संगीत सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा तथा बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर शिव हर नाम से दिया है। इससे पहले ये यश चोपड़ा के साथ सिलसिला फांसले तथा विजय में काम कर चुके थे। आनंद बख्शी ने फिल्म के गीत लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गीत हैं जिसे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर तथा विनोद राठौड़ इत्यादि गायकों ने गाया है। खुद श्रीदेवी ने फिल्म के शीर्षक गीत के लिए गायन किया है। फिल्म के संगीत को विनाइल रिकॉर्ड तथा कैसेट पर MHB ने 1989 में जारी किया। फिल्म के गानों को काफ़ी पसंद किया गया था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में चांदनी को 72वें स्थान पर रखा है। कुल बिक्री के आधार पर यह एल्बम 80 के दशक में 16वें स्थान पर रही थी। समीक्षक शाहिद खान ने फिल्म को 10 में से 7.5 अंक देते हुए आनंद बख्शी के बोलों की प्रशंसा की है। 1990 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में शिवहर, आनंद बख्शी तथा सुरेश वाडेकर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ गीतकार तथा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसमें पहला सॉन्ग था मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। दूसरा सॉन्ग था लगी आज सावन की जिसे गाया था सुरेश वाडेकर एवं अनुपमा देशपांडे ने। तीसरा सॉन्ग था चांदनी ओ मेरी चांदनी जिसे गाया था श्रीदेवी एवं जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था आ मेरी जान जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। पांचवा सॉन्ग था पर्वत से काली घटा टकराए जिसे गाया था आशा भोसले एवं विनोद राठौड़ ने। छठा सॉन्ग था मितवा जिसे गाया था लता मंगेशकर एवं बबला मेहता ने। सातवां सॉन्ग था मैं ससुराल नहीं जाऊंगी जिसे गाया था पामेला चोपड़ा ने। आठवां सॉन्ग था महबूबा जिसे गाया था लता मंगेशकर एवं विनोद राठौड़ ने। नौवां सॉन्ग था तुम मुझे सुना जिसे गाया था सुरेश वाडेकर एवं नितिन मुकेश ने। 10वां सॉन्ग डांस म्यूजिक में था। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है।
ऋषि द्वारा निभाए गए किरदार लोगों के जहन में जिंदा हैं, लेकिन अब ऋषि ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर लीड रोल में थे। डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर के अलावा विनोद खन्ना और श्रीदेवी भी थे। आज फिल्म चांदनी के मुख्य किरदार दुनिया में नहीं हैं। फिल्म के गाने और कहानी दर्शकों को याद है। ऋषि कपूर ने अनजाने के बाद अब फिल्म चांदनी के लीड एक्टर्स की इस दुनिया में नहीं हैं। ऋषि कपूर के जाने के बाद अब फिल्म चांदनी के लीड एक्टर्स इस दुनिया में नहीं हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर यश चोपड़ा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव के लिए जाना जाता है। यश चोपड़ा ने बताया था कि हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी स्विट्जरलैंड में हो सकती है। यश चोपड़ा के करियर की एक ऐसी फिल्म थी चांदनी। यश चोपड़ा का 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू के चलते निधन हो गया था। चांदनी के डायरेक्टर यश चोपड़ा ही थे। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना ने फिल्म चांदनी में मलिल खन्ना का किरदार निभाया था। विनोद खन्ना अपने करियर में इससे पहले भी कई हिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन चांदनी ने उनके करियर को दूसरे मुकाम पर पहुंचाया था। विनोद खन्ना का 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में निधन हो गया था। बॉलीवुड में श्रीदेवी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। श्रीदेवी ने फिल्म चांदनी में लीड रोल निभाया था। श्रीदेवी का निधन देश के बाहर दुबई में 24 फरवरी 2018 को हुआ था। श्रीदेवी के अचानक निधन की खबर ने सबको चौंका दिया था। ऋषि कपूर फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऋषि कपूर का निधन मुंबई में हुआ है। इस तरह देखते ही देखते फिल्म में मुख्य रोल में निभाने वाले सितारे अब इस दुनिया में नहीं हैं। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक्टर के नाम से सुपरहिट हो जाती हैं। उन्हीं फिल्मों में से एक थी फिल्म चांदनी। लेकिन इस फिल्म की चांदनी अब खो गई है, क्योंकि इससे जुड़े सभी कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 1989 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म चांदनी को आज तक कोई नहीं भूल पाया है, क्योंकि इसमें ऋषि कपूर से लेकर विनोद खन्ना ने जहां अपने किरदार को इस फिल्म को जीवंत बना दिया है, तो वही इस फिल्म में अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी ने भी इस फिल्म में हमेशा के लिए अमर बना दिया था। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म चांदनी की कहानी से लेकर गाने तक सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक की भीड़ तक उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब इस फिल्म की पूरी टीम ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म के डायरेक्टर तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने भी दुनिया से विदाई ले ली थी। इस फिल्म में केवल ऋषि कपूर ही बचे थे, लेकिन अब वो भी दुनिया में नहीं रहे। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब केवल यादों में ही जिंदा रहेगी। यश चोपड़ा की मौत के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे सुस्त इंसान को किसी घातक बीमारी ने नहीं, बल्कि एक छोटी सी बीमारी ने घेर लिया था। यश चोपड़ा की मौत डेंगू से 21 अक्टूबर 2012 को हुई थी। विनोद खन्ना की मौत 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में हुई थी। विनोद खन्ना की ब्लड कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज जर्मनी के करीब 6 साल से चल रहा था। 24 फरवरी 2018 को वो काली राज, जब पूरा बॉलीवुड में श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से सकते में आ गया था। अपने परिवार की शादी में सम्मिलित होने गई इस अभिनेत्री की मौत बाथटब में डूबने के दौरान हुई थी। बॉलीवुड में सबसे खुश मिजाज रहने वाली स्टार ऋषि कपूर की मौत हुई तो इस खबर से पूरा बॉलीवुड टूट गया। जहां एक और लोग कोरोना के दहशत घरों के अंदर रहकर खौफ से जी रहे थे, उस दौरान इस एक्टर की मौत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सभी के दिलों में गहरी चोट देखकर जाने वाले इस कलाकार से बॉलीवुड का पूरा गलियारा मगमीन हो गया था। बॉलीवुड की चांदनी अब सिर्फ यादगार बनकर रह गई। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली जाती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना की कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है। वो भी उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी उसकी बात मान जाती है। ललित कुछ काम में स्विट्जरलैंड जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात रोहित से होती है, जो अपना इलाज कराने के लिए आया रहता है। वे दोनों प्यार की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। रोहित इलाज के बाद भारत वापस आ जाता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वह मिलते साथ उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है। चांदनी यह कहकर उसे मना कर देती है कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। रोहित क्रोधित हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसके जगह में क्या कर रहा है। चांदनी चौक टू चाइना इतनी बेसिर पैर फिल्म है कि आश्चर्य होता है कि इस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। वार्नर ब्रदर्स ने इस कहानी में ऐसा क्या देखा कि वे इसमें भागीदार बन गए। शायद उन्होंने हमेश सिप्पी के पिछले रिकॉर्ड को देख पैसा लगाया होगा। 70 और 80 के दशक की ज़्यादातर फिल्में मिलना बिछोड़ना, खोया पाया, डबल रोल, यादाश्त के चले जाना और फिर लौट आना, पुनर्जन्म, बदला, खलनायक का गांव में आतंक फैलाना जैसे फार्मूलों पर आधारित रहती थी। पर इन सब का घोलमोल कर चांदनी चौक टू चाइना में परोसा गया है।
ओम शांति ओम और टसन के बाद चांदनी चौक टू चाइना तीसरी ऐसी बड़ी फिल्म है जो उस दौर में बनने वाली फिल्मों पर आधारित है। चांदनी चौक में पराठे बेचने की दुकान में काम करने वाले सिद्धू यानी अक्षय कुमार के बड़े सपने हैं। वह अमीर बनना चाहता है लेकिन मेहनत पर उसका यकीन नहीं है। एक दिन दो चीनी उसके पास आते हैं और वे सिद्धू को एक मशहूर चीनी योद्धा का पुनर्जन्म मानते हैं। चापस्टिक यानी रणबीर शौरी नामक दुभाषिया सिद्धू को बेवकूफ़ बनाकर चीन पहुंचा देता है। चीन पहुंचकर सिद्धू को पता चलता है कि उसे होजो नामक आदमी से एक गांव को छुड़ाना है जो बेहद खतरनाक है। गांव के लोग सिद्धू को महान योद्धा मानते हैं, लेकिन होजो के सामने सिद्धू की पोल खुल जाती है। जब होजो सिद्धू की खूब पिटाई करता है तो वह उसे मारने की कसम खाता है। एक कुंफू मास्टर से वह कुंफू सीखता है और अपना बदला लेता है। कहानी में सखी और म्याऊ नामक दीपिका पादुकोण की दोहरी भूमिकाएं भी हैं। सखी और म्याऊ जुड़वा बहनें हैं और बचपन में होजो की वजह से बिछड़ गई थी। होजो की वजह से ही उनकी माँ की मृत्यु हुई थी और उनके पिता की याददाश्त चली गई थी। सखी और म्याऊ को होजो के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बदला लेना चाहती है। सिद्धू को कुंफू उनके पिता ही सिखाते हैं। सिद्धू कामयाब होना और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। सिद्धू कामयाब होता है और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। पुरानी फिल्मों को देखकर भी नई कहानी ढंग से नहीं लिखी जा सकी। इस कहानी में ढेर सारे अगर मगर हैं, माना कि सिनेमा के नाम पर थोड़ी छूट ली जा सकती है, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। फार्मूला या मनोरंजक फिल्म बनाने के नाम पर दर्शक को बेवकूफ़ तो नहीं समझा जा सकता। मसाला इतना भी मत डालो कि हाजमा खराब हो जाए। निर्देशक निखिल आडवाणी का प्रस्तुतिकरण भी बेहद घटिया है। ऐसा लगा कि वे 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों का चांदनी चौक टू चाइना के जरिए मजाक उड़ा रहे हों। फिल्म की कहानी गंभीरता की मांग करती है, लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी के अंदाज में पेश किया है, जिससे मामला चौपट हो गया है। कॉमेडी का भूत उन पर ऐसा सवार था कि हर दृश्य में उन्होंने कॉमेडी घुसेड़ दी, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, भावुक दृश्य हो या एक्शन सीन हो। कॉमेडी के नाम पर हास्यपात दृश्य रचे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब अक्षय कुमार को लात जमाते हैं तो अक्षय रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। होजो के एक आदमी को अक्षय कुमार जोर जोर से घुमाने लगते हैं तो आंधी चलने लगती है और आसपास के लोग उड़ने लगते हैं। अक्षय और दीपिका जब एक बिल्डिंग से गिरते हैं तो दीपिका छाता खोल देती है तो पैराशूट का काम करता है। ऐसे एक दो दृश्य तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन जब पूरी फिल्म ही ऐसी हो तो दर्शक चांदनी चौक टू चाइना बनाने वालों की अकल पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। इस दृश्य को देखकर भला कोई कैसे हंस सकता है। पैसा खर्च करने में भी अकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन निखिल आडवाणी ने निर्माताओं का पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सलाम ए इश्क जैसी डब्बा फिल्म बनाने के बाद एक और डब्बा फिल्म उन्होंने अपने नाम कर ली है। टसन हो या सिंह हिज किंग या चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय का किरदार हर जगह एक जैसा नजर आता है, वही जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का। चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने दर्शकों को हंसाया, लेकिन जब दोहराव महसूस होने लगा है उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन निर्देशक नहीं कर पाए। खासकर स्टंट दृश्यों में अक्षय का और बेहतर उपयोग किया जा सकता था। फिल्मों के चयन के मामले में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। दीपिका पादुकोण खूबसूरत लगी और उन्होंने स्टंट दृश्य अच्छे से अभिनीत किए। गॉर्डन लियो ने खलनायकी के तेवर दिखाए। रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती और रणबीर शौरी ठीक ठाक रहे। संवादों के जरिए कुछ जगह हंसने का अवसर मिलता है। चीनी भाषा में भी ढेर सारे संवाद हैं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में उन्हें दिया जाता तो ज़्यादा दर्शकों को इसका लाभ मिलता। फिल्म का तकनीकी पक्ष सशक्त है। स्टंट दृश्य फोटोग्राफी पर बहुत मेहनत की गई है। संगीत निराशजनक है, हिट गानों का अभाव अखरता रहता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदनी चौक टू चाइना में न चांदनी चौक के पराठों की महक है और न ही चाइना के नूडल्स का स्वाद। इस फिल्म को देखने में पैसा खर्च करने के बजाय तो नूडल्स खरीदकर खाना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह फिल्म आज भी पैसे लेकर ही दिखाई जा रही है। हेलो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना एक ऐसी मूवी थी जो कि भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई थी। ये किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये मूवी फ्लॉप होगी। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और है भी इंटरेस्टिंग। एक इंटरव्यू में जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि आपके लाइफ की सबसे ख़राब फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने यह फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है, जो कि
इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। ये फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहाँ पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहाँ पर दुनिया भर यानी ग्रॉस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वो चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वो सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म बकवास है या सही? एक कहानी थी, सिंधु चौक एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है। वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन 2 चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धू को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। खराब फिल्म कौन सी है? तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने यह फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है, जो कि इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। ये फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहाँ पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहाँ पर दुनिया भर यानी ग्रॉस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वो चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वो सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये फिल्म बकवास है या सही? एक कहानी थी, सिंधु चौक एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है। वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन 2 चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धू को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी को हाल ही में 41 साल पूरे हो गए। इस क्लासिक फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, वहीदा रहमान, राखी ऋषि कपूर, नीतू सिंह और सिमी ग्रेवाल जैसे कई सितारे थे। लेकिन इस फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। इस फिल्म की शूटिंग जब कश्मीर में हुई तो उस वक्त पूरी टीम के परिवार वाले भी साथ गए और फिल्म के कुछ सीन में इन परिवार वालों को भी शामिल किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के माता पिता हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन भी नजर आए थे। फिल्म में शादी के एक सीन में इन दोनों को देखा जा सकता है। यश चोपड़ा फिल्म में ऋषि कपूर के अपोजिट पहले परवीन बाबी को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में ये रोल नीतू सिंह को मिला। इसी फिल्म के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह का अफेयर शुरू हुआ था। फिल्म कभी कभी की कहानी साहिल लुधियानवी की एक लोकप्रिय कविता से इंस्पायर्ड थी, जिसकी चंद लाइनें अमिताभ बच्चन ने फिल्म में भी कही है। इस फिल्म की कहानी एक्ट्रेस राखी को दिमाग में रखकर ही लिखी गई थी, लेकिन इसी दौरान राखी ने गुलजार से शादी कर ली। शादी के बाद गुलजार ने राखी से फिल्में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन यश चोपड़ा के कहने पर गुलजार मान गए और तब राखी ने यह फिल्म लिखी थी।
कभी कभी 1976 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य रोमानी फिल्म है। इसका निर्देशन और निर्माण यश चोपड़ा ने किया और इसमें अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू सिंह और सिमी ग्रेवाल समेत कलाकार शामिल हैं। यह यश चोपड़ा के निर्देशक के रूप में दीवार के बाद दूसरी फिल्म थी जिसमें प्रमुख भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे। खय्याम की संगीत रचनाओं के लिए ख्यात मिली, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म के गीतकार साहिल लुधियानवी ने कभी कभी मेरे दिल में के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता था। वह गीत जिसके गायक मुकेश को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए पुरस्कार भी मिला था। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमित मल्होत्रा ने अमिताभ बच्चन कॉलेज में अपनी कविताओं में से एक को पढ़ता है, जहां वह साथी छात्र पूजा यानी राखी से मिलता है और वे प्यार में पड़ते हैं। लेकिन पूजा के माता पिता ने उसकी एक वास्तुकार विजय खन्ना यानी शशि कपूर से शादी करने की व्यवस्था की है। दिल टूटे अमित घर लौटता है और अपने पिता के व्यवसाय एक निर्माण कंपनी में शामिल हो जाता है और बाद में अंजलि यानी वहीदा रहमान से शादी करता है, जिसकी गुप्त रूप से पिंकी यानी नीतू सिंह नाम की एक बेटी है जो पूर्व वैवाहिक संबंध से है। अमित और अंजलि की बेटी स्वीटी है। इस बीच पिंकी को बेघर जोड़े और श्रीमती आर.पी. कपूर ने अपनाया है। अगली पीढ़ी में पूजा और विजय का बेटा विक्रम यानी ऋषि कपूर है, जिसे विकी भी कहा जाता है। वह एक पार्टी में रहते हुए पिंकी से प्यार करने लगता है और शादी करने की दोनों की योजनाएं होती हैं। जब पिंकी अपने गोद लेने और उसकी असली मां की पहचान जान जाती है तो वह अंजलि के करीब पहुंचने की कोशिश करती है। अंततः अंजलि ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया और गुप्त रूप से अपनी बेटी पर अपना प्यार दिखाया, लेकिन वह अपने विवाह के लिए डरते हुए अपने पति से संबंध प्रकट नहीं करती है। इसमें अमिताभ बच्चन अमिताभ यानी मल्होत्रा का रोल निभा रहे हैं, शशि कपूर विजय खन्ना का रोल निभा रहे हैं, राखी पूजा खन्ना का रोल निभा रही हैं, ऋषि कपूर विक्रम खन्ना का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है और सारा संगीत खय्याम द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था कभी कभी मेरे दिल में, जिसे गाया था अमिताभ बच्चन ने। इसमें सॉन्ग था कभी कभी मेरे दिल में, जो कि संवाद में था, जिसे गाया था अमिताभ बच्चन में। फिर कभी कभी मेरे दिल में दूसरा सॉन्ग था जो कि डुएट में था, जिसे गाया था मुकेश और लता मंगेशकर ने। तीसरा सॉन्ग था कभी कभी मेरे दिल में, जो कि सोलो में था, जिसे गाया था मुकेश ने। चौथा सॉन्ग तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। पांचवा सॉन्ग था मैं पल दो पल का शायर, जिसे गाया था मुकेश ने। छठा सॉन्ग था सुर्ख जोड़े किए जगमगाहट, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। सातवां सॉन्ग था प्यार कर लिया तो क्या, जिसे गाया था किशोर कुमार ने। आठवां सॉन्ग था मेरे घर आई एक नन्ही परी, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। नवां सॉन्ग था मैं एक पल का शायर हूँ, जिसे गाया था मुकेश ने। 10वां सॉन्ग था तेरा फूलों जैसा रंग, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो वर्ष 1977 में खय्याम को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार दिया गया था। 1977 में साहिल लुधियानवी को कभी कभी मेरे दिल में सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार दिया गया था। 1977 में मुकेश को कभी कभी मेरे दिल में के सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार दिया गया था। 1977 में सागर सरहदी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार दिया गया था। 1977 में यश चोपड़ा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में यश चोपड़ा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में राखी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में शशि कपूर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में वहीदा रहमान को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में मुकेश को मैं पल दो पल का शायर हूँ सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है और ऑडियंस को फिल्म एंजॉय करने के कई मौके देती है। फिल्म आपको जितना हंसाएगी उतना ही इमोशन भी कर देगी। जाय माको का कहना है कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इसे पागलपन भरे अंदाज में एंजॉय करूंगा। 102 नॉट आउट आपको बताएगी कि ज़िंदगी को खुलकर क्यों जीना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अगर कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई की खूबसूरत लोकेशन से, जिसके बाद ऑडियंस को ले जाया जाता है शांति निवास में, जहां 102 साल के दत्तात्रेय वखारिया यानी अमिताभ बच्चन और उनके 75 साल के बेटे बाबूलाल यानी ऋषि कपूर रहते हैं।
दत्तात्रेय के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है और वो जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा बाबूलाल हर वक्त अपनी सेहत की चिंता में रहता है, हर मौके को खतरा समझता है, जिसके चलते जिंदगी जी नहीं पाता। बाप बेटे खूब झगड़ते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बेहद प्यार भी होता है। फिल्म में थोड़ा और ड्रामा जोड़ते हैं। दत्तात्रेय के घर में काम करने वाले मूर्ख नौकर धीरू यानी जिमित त्रिवेदी एक दिन दत्तात्रेय अनाउंस करते हैं कि उन्हें 18 साल तक जिंदा रहकर सबसे ज्यादा उम्र तक जिंदगी जीने का रिकॉर्ड बनाना है। लेकिन बाबू का जिंदगी के लिए नीरस रवैया उनके लिए खतरा बन रहा है और इस वजह से खुश दिल पिता अपने बेटे को वृद्धाश्रम भेजने की ठानते हैं। वही पिता के इस विचार से डरा हुआ बाबू घर में रहने के लिए हर चैलेंज मानने के लिए तैयार हो जाता है। वही इसके बाद पूरी फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दत्तात्रेय उसके अंदर बदलाव लाता है और उसे अपने आप से सामना करना सिखाता है। 102 नॉट आउट 3 किरदारों के नजरिए से दिखाई गई है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। फिल्म का लैंड स्कोप काफ़ी सीमित है, लेकिन शुक्ला इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसे मजबूत बना देते हैं। फिल्म मशहूर गुजराती नाटक 102 नॉट आउट से ली गई है। इसके लेखक है सैमी जोशी। जब लेखन की बात आती है तो उनकी लेखनी का अपना अलग तरीका है। दूसरी तरफ फिल्म के सेकंड हाफ में आया ट्विस्ट काफ़ी नाटकीय लगता है और कई सवाल खड़े कर देता है। इस फिल्म में दत्तात्रेय की बैक स्टोरी को न दिखाना जाना भी नेगेटिव पॉइंट है। 102 नॉट आउट 2 शानदार एक्टर्स के कंधों पर बनी है। वो है अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर। ये दोनों साबित कर देते हैं कि क्यों वे इंडस्ट्री के सबसे शानदार और दिग्गज कलाकारों में शामिल हैं। बिग बी का उदार और कूल डैड का किरदार आपको खुश कर देगा। वहीं दूसरी तरफ ऋषि कपूर चिड़चिड़े बेटे के किरदार में काफ़ी प्यारे लगे हैं। इन दोनों की तारकी परफॉर्मेंस 102 नॉट आउट को विनर बना देती है। वही मजाकिया धीरू के किरदार में जिमित त्रिवेदी ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया है। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के गाने कुल्फी में सोनम निगम की आवाज़ आपके दिल को पिघला देगी। बच्चे की जान और फिर लौट आई जिंदगी भी अच्छे लगे। लक्ष्मण उतेरकर की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के साथ काफ़ी अच्छी तरह घुल जाती है। वही बोधाती बनर्जी की एडिटिंग काबिले तारीफ है। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर स्टारर 102 नॉट आउट इमोशन और कॉमेडी का खूबसूरत मिक्सचर है। उमेश शुक्ला की यह फिल्म हर उम्र के दर्शक को बिना बोर हुए शानदार मैसेज देती है। यह फिल्म अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट है। हमारी तरफ से इसकी रेटिंग है 3.5 अकॉर्डिंग टू फिल्मी बीट्स। 75 साल का एक थकेला पकेला और बोरिंग आदमी जो गर्व से कहता है कि मैं एक बुजुर्ग हूँ, जिसने अपने बुढ़ापे को सहर स्वीकार कर लिया है। 102 साल का एक बूढ़ा आदमी जो सबसे लंबी जिंदगी जीने वाले एक चीनी व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 16 साल और जिंदा रहने की योजना बना रहा है। क्या होगा अगर ये दोनों विपरीत मिजाज वाले लोग एक ही घर में रहें? सिर्फ यही दोनों? जी हाँ, ऐसा ही होता है फिल्म 102 नॉट आउट में, जिसमें इन अतरंगी किरदारों के बीच बाप बेटे का रिश्ता दिखाया गया है। एक दिन दत्तात्रेय वखारिया ने अमिताभ बच्चन अपने बेटे बापूलाल वखारिया यानी ऋषि कपूर को बताते हैं कि वह उसे वृद्धाश्रम में भर्ती करवाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने का रिकॉर्ड बनाने के लिए उनका बोरिंग लोगों से दूर रहना जरूरी है। ऐसा वह उस बाबूलाल से कहते हैं जिसे अपने कमरे में बेड का चादर बदल लिए जाने पर भी 1 महीना नींद नहीं आती। वह इस ख्याल से ही घबरा जाता है क्या दत्तात्रेय सचमुच रिकॉर्ड बनाने के मकसद से ही ऐसा कर रहे हैं या बात कुछ और है। फिलहाल इस राज को राज ही रहने दिया जाए। और कमाल की बात पता है क्या है? एक गुजराती नाटक पर आधारित इस फिल्म में गिनती के 3 किरदार हैं, पर मजाल है कि आपका ध्यान स्क्रीन से कहीं और हटे। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अलावा तीसरे कलाकार जिमित त्रिवेदी ने भी अच्छा काम किया है। फिल्म में जिमित को गुजराती दिखाया गया है। जिन दृश्यों में तीनों किरदार गुजराती भाषा में बात करते हैं, उनमें वे जरा कम प्रभावी, जरा कम सहज लगे हैं। वर्तमान में बूढ़े माता पिता पर बच्चों के अत्याचारों करने या विदेश जाकर उन्हें भुला देने की घटनाएं जिस कदर बढ़ रही हैं, उन्हें देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण फिल्म कही जा सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में बुजुर्गों पर केंद्रित फिल्में बहुत कम बनती हैं। अब तो बुजुर्गों ने भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि शायद वे और उनसे जुड़े मुद्दे सिनेमा के लोकप्रिय विषयों में से एक नहीं हैं, पर यह सूरत बदलनी चाहिए। यह फिल्म इस धारणा से इतर एक उदाहरण पेश करती है। ऋषि कपूर फिल्म कपूर एंड सन्स के मरने को बेकरारता वाली भूमिका में जितने क्यूट लगे थे, उतने ही क्यूट वह 102 नॉट आउट के फूंक फूंक कर कदम रखने वाले बुजुर्ग की भूमिका में भी लगे हैं। अमिताभ के साथ फिल्माए गए दृश्यों में वह उनको बराबर की टक्कर देते नजर आते हैं। अमिताभ ने भी दमदार बुजुर्गों वाले रोल निभाने की परंपरा पीकू पिंक अब 102 नॉट आउट तक भी कायम रखी है।
उम्र के इस पड़ाव में जिस तरह की भूमिकाएं उन्होंने चुनी और निभाई हैं, उनके बलबूते हुए आज के तमाम युवा नायकों पर अकेले ही भारी पड़ते नजर आते हैं। फिल्म में कुछ जगहों पर लगता है कि जैसे एक ही बात का दोहराव हो रहा है, पर अगला ही कोई पल दिल को छू जाता है। आंखें नम होती हैं और फिल्म महसूस होना शुरू हो जाती है। फिल्म धीरे धीरे से ख़त्म हो जाती है और आपको याद रह जाते हैं इसके तमाम खट्टे मीठे पर। बस यही इसकी सफलता है। यूँ तो फिल्म की कहानी बहुत साधारण और छोटी सी है, पर इसका प्रस्तुतिकरण इतना ज़बरदस्त है कि आप तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। गीत संगीत औसत है, कैमरा वर्क अच्छा है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को उम्मीद थी कि उनकी फिल्म 102 नॉट आउट बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। बिग बी और ऋषि कपूर की जोड़ी वाली फिल्म 102 नॉट आउट उस शुक्रवार को रिलीज हो गई थी। दोनों मेगा स्टार्स को एक साथ एक बार फिर 27 सालों बाद देखा जा रहा था। अमिताभ बच्चन ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह ऋषि कपूर आपस में रॉयल ओपेरा हाउस में बैठकर बात कर रहे थे, जहां वे दोनों अपना सफ़र शुरू किया था। दोनों की शुरुआत रॉयल ओपेरा हाउस की तस्वीरों से होती है जिनमें इनकी खूबसूरती नज़र आती है। इसके बाद अमिताभ और ऋषि दोनों इनके अंदर बैठे नज़र आते हैं। अमिताभ इस ओपेरा हाउस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि क्या शान है, वह पूरा नया हो गया एकदम। इसके बाद ऋषि कहते हैं कि आपको याद होगा कि हमारी फिल्म अमर अकबर एंथनी यहाँ चली थी। इस पर अमिताभ कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो। फिर ऋषि कहते हैं हाँ, 25 हफ्ते चली थी। यही नहीं, मुंबई के 25 थिएटरों में 25 हफ्ते यह फिल्म चली थी। बिग बी कहते हैं कि हम 27 साल बाद फिर इसी थिएटर में बैठे हैं। हमारी फिल्म 102 नॉट आउट आ रही है, देखना चिंटू, यह फिल्म भी 25 हफ्ते चलेगी। इसके बारे से कहते हैं कि नहीं, इतना संभव नहीं है। आज के ज़माने में 25 हफ्ते चलना संभव नहीं है, क्योंकि 2500 तक नहीं चल पाते। इस पर अमिताभ कहते हैं हम दोनों काम कर रहे हैं ना, तो ज़रूर चलेगी। हम हिस्ट्री रिक्रिएट करेंगे। इसके बाद भी ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है। आखिर में अमिताभ 3 बार कहते हैं फिल्म चलेगी और कहते हैं कि ऐसा कहने में क्या जाता है। अंत में दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। हम हिस्ट्री रिक्रिएट करेंगे। इसके बाद भी ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है। आखिर में अमिताभ 3 बार कहते हैं फिल्म चलेगी और कहते हैं कि ऐसा कहने में क्या जाता है। अंत में दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक्टर के नाम से ही सुपरहिट हो जाती हैं। उन्हीं फिल्मों में से एक थी फिल्म चांदनी। लेकिन इस फिल्म की चांदनी अब खो गई है, क्योंकि इससे जुड़े सभी कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। साल 1989 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म चांदनी को आज तक कोई नहीं भूल पाया है, क्योंकि इसमें ऋषि कपूर से लेकर विनोद खन्ना ने जहां अपने किरदार से इस फिल्म को जीवंत बना दिया था, तो वही इस फिल्म में अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीत लेने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी ने भी फिल्म को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया था। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म चांदनी की कहानी से लेकर गाने तक सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ तक उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब फिल्म की पूरी टीम ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म के डायरेक्टर तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने भी दुनिया से विदाई ले ली। इन सभी में केवल ऋषि कपूर ही बचे थे, लेकिन अब वो भी दुनिया में नहीं रहे। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब केवल यादों में ही जिंदा रहेगी। यश चोपड़ा की मौत के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे स्वस्थ इंसान को किसी घातक बीमारी ने नहीं, बल्कि एक छोटी सी बीमारी ने घेर लिया था। यश चोपड़ा की मौत डेंगू से 21 अक्टूबर 2012 को हुई थी। विनोद खन्ना की मौत 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में मुंबई में अस्पताल में हुई थी। विनोद खन्ना ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज जर्मनी में करीब 6 साल से चल रहा था। 24 फरवरी 2018 को वो काली रात जब पूरा बॉलीवुड में श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से सकते में आ गया था। अपने परिवार की शादी में सम्मिलित होने गई इस अभिनेत्री की मौत बाथ टब में डूबने के दौरान हुई थी। बॉलीवुड के सबसे खुशमिजाज रहने वाले स्टार ऋषि कपूर की मौत हुई तो इस खबर से पूरा बॉलीवुड टूट गया। जहां एक और लोग कोरोना के दहशत घरों के अंदर रहकर खौफ से जी रहे थे, उस दौरान इस एक्टर की मौत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी के दिलों में गहरी चोट देकर जाने वाले इस कलाकार से बॉलीवुड का पूरा गलियारा गमगीन हो गया। बॉलीवुड की चांदनी अब सिर्फ याद बनकर रह गई। चांदनी मूवी में रोहित यानी ऋषि कपूर अपने रिश्तेदार की शादी में चांदनी यानी श्रीदेवी से मिलता है और उसी दौरान उससे प्यार करने लगता है। कई समय बाद वो भी उससे प्यार करने लगती है। उसके बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। उसका परिवार इस रिश्ते के विरुद्ध रहता है, लेकिन रोहित इसकी परवाह नहीं करता है।
एक दिन वह चांदनी को अपने घर के ऊपर छत में रहने के लिए कहता है। उसके बाद उसके इंतजार करते समय वो अचानक हेलीकॉप्टर से वहां आ जाता है और उसके ऊपर फूलों की बारिश करता है। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। इसके कुछ ही समय बाद चांदनी के पास फोन आता है। फोन पर रोहित बताता है कि वो अस्पताल में भर्ती है। उसके हेलीकॉप्टर से गिरने के कारण उसे चोट लग जाती है। इस चोट के बाद उसके दाएं ओर लकवा हो जाता है। इसके बाद रोहित चांदनी को अपने से दूर करना चाहता है। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली जाती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना के कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी उसकी बात मान जाती है। ललित कुछ काम से स्विट्जरलैंड जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात रोहित से होती है, जो अपना इलाज कराने आए रहता है। वो दोनों अपने प्यार की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि वे दोनों एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। रोहित इलाज के बाद वापस भारत आता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वह मिलते समय उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है। चांदनी यह कहकर उसे मना कर देती है कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुकी है। रोहित क्रोधित हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसके जगह क्या कर रहा है। इसके बाद रोहित चला जाता है। ललित और रोहित दोनों स्विट्जरलैंड में अच्छे दोस्त बने होते हैं। इस कारण ललित अपनी शादी में रोहित को भी न्योता भेज देता है। ललित के सामने रोहित और चांदनी अनजान होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन रोहित बहुत ज़्यादा पी लेता है और उसके बाद ललित को एहसास होता है कि वह रोहित से प्यार करती है। फिल्म में संगीत प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा तथा बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने साथ मिलकर शिव हरि नाम से दिया है। इससे पहले वे यश चोपड़ा के साथ सिलसिला फांसले तथा विजय में काम कर चुके हैं। आनंद बख्शी ने फिल्म के गीत लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गीत हैं, जिन्हें लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर तथा विनोद राठौड़ इत्यादि गायकों ने गाया है। खुद श्रीदेवी ने फिल्म में शीर्षक गीत के लिए गायन किया है। चांदनी 1989 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसको निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। इसके निर्माता थे यश चोपड़ा। इसमें अभिनेता थे श्रीदेवी, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और वहीदा रहमान। इसमें संगीत दिया था शिव हरि ने। ये 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। रोहित यानी ऋषि कपूर अपने रिश्तेदार की शादी में चांदनी यानी श्रीदेवी से मिलता है और उसी दौरान उससे प्यार करने लगता है। कई समय बाद वो भी उससे प्यार करने लगती है। इसके बाद उन दोनों की शादी तय हो जाती है। उसका परिवार इस रिश्ते के विरुद्ध रहता है, लेकिन रोहित इसकी परवाह नहीं करता। एक दिन वह चांदनी को अपने घर के ऊपर छत में रहने के लिए कहता है। इसके बाद उसके इंतजार करते समय वह अचानक हेलीकॉप्टर से वहाँ आ जाता है और उसके ऊपर फूलों की बरसात करता है। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। उसके कुछ ही समय बाद चांदनी के पास फोन आता है। फोन पर रोहित बताता है कि वो अस्पताल में भर्ती है। उसके हेलीकॉप्टर से गिरने के कारण उसे चोट लग जाती है। इस चोट के बाद उसके दाएं ओर लकवा हो जाता है। इसके बाद रोहित चांदनी को अपने से दूर करना चाहता है। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली जाती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना के कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है। वह भी उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी उसकी बात मान जाती है। ललित कुछ काम में स्विट्जरलैंड जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात रोहित से होती है, जो अपना इलाज कराने के लिए आया रहता है। वे दोनों प्यार की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। रोहित इलाज के बाद भारत वापस आ जाता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वह मिलते साथ उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है। चांदनी यह कहकर उसे मना कर देती है कि वह किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। रोहित क्रोधित हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसके जगह में क्या कर रहा है। इसके बाद रोहित चला जाता है। ललित और रोहित दोनों स्विट्जरलैंड में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कारण ललित अपने शादी में रोहित को भी न्योता भेज देता है। ललित के सामने रोहित और चांदनी अनजान होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन रोहित बहुत ज़्यादा पी लेता है और उसके बाद ललित को एहसास होता है कि वह रोहित से प्यार करते हैं। इसमें विनोद खन्ना ललित खन्ना के रोल में हैं। ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के रूप में हैं। इसमें विनोद खन्ना ललित खन्ना के रूप में हैं। ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के रूप में हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में है। अगर बात करें संगीत की, तो फिल्म में संगीत सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा तथा बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर शिव हर नाम से दिया है।
इससे पहले ये यश चोपड़ा के साथ सिलसिला फांसले तथा विजय में काम कर चुके थे। आनंद बख्शी ने फिल्म के गीत लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गीत हैं जिसे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर तथा विनोद राठौड़ इत्यादि गायकों ने गाया है। खुद श्रीदेवी ने फिल्म के शीर्षक गीत के लिए गायन किया है। फिल्म के संगीत को विनाइल रिकॉर्ड तथा कैसेट पर MHB ने 1989 में जारी किया। फिल्म के गानों को काफ़ी पसंद किया गया था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में चांदनी को 72वें स्थान पर रखा है। कुल बिक्री के आधार पर यह एल्बम 80 के दशक में 16वें स्थान पर रही थी। समीक्षक शाहिद खान ने फिल्म को 10 में से 7.5 अंक देते हुए आनंद बख्शी के बोलों की प्रशंसा की है। 1990 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में शिवहर, आनंद बख्शी तथा सुरेश वाडेकर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ गीतकार तथा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसमें पहला सॉन्ग था मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। दूसरा सॉन्ग था लगी आज सावन की, जिसे गाया था सुरेश वाडेकर एवं अनुपमा देशपांडे ने। तीसरा सॉन्ग था चांदनी ओ मेरी चांदनी, जिसे गाया था श्रीदेवी एवं जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था आ मेरी जान, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। पांचवा सॉन्ग था पर्वत से काली घटा टकराए, जिसे गाया था आशा भोसले एवं विनोद राठौड़ ने। छठा सॉन्ग था मितवा, जिसे गाया था लता मंगेशकर एवं बबला मेहता ने। सातवां सॉन्ग था मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जिसे गाया था पामेला चोपड़ा ने। आठवां सॉन्ग था महबूबा, जिसे गाया था लता मंगेशकर एवं विनोद राठौड़ ने। नौवां सॉन्ग था तुम मुझे सुना, जिसे गाया था सुरेश वाडेकर एवं नितिन मुकेश ने। 10वां सॉन्ग डांस म्यूजिक में था। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। ऋषि द्वारा निभाए गए किरदार लोगों के जहन में जिंदा हैं, लेकिन अब ऋषि ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर लीड रोल में थे। डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर के अलावा विनोद खन्ना और श्रीदेवी भी थे। आज फिल्म चांदनी के मुख्य किरदार दुनिया में नहीं हैं। फिल्म के गाने और कहानी दर्शकों को याद है। ऋषि कपूर ने अनजाने के बाद अब फिल्म चांदनी के लीड एक्टर्स की इस दुनिया में नहीं हैं। ऋषि कपूर के जाने के बाद अब फिल्म चांदनी के लीड एक्टर्स इस दुनिया में नहीं हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर यश चोपड़ा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव के लिए जाना जाता है। यश चोपड़ा ने बताया था कि हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी स्विट्जरलैंड में हो सकती है। यश चोपड़ा के करियर की एक ऐसी फिल्म थी चांदनी। यश चोपड़ा का 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू के चलते निधन हो गया था। चांदनी के डायरेक्टर यश चोपड़ा ही थे। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना ने फिल्म चांदनी में मलिल खन्ना का किरदार निभाया था। विनोद खन्ना अपने करियर में इससे पहले भी कई हिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन चांदनी ने उनके करियर को दूसरे मुकाम पर पहुंचाया था। विनोद खन्ना का 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में निधन हो गया था। बॉलीवुड में श्रीदेवी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। श्रीदेवी ने फिल्म चांदनी में लीड रोल निभाया था। श्रीदेवी का निधन देश के बाहर दुबई में 24 फरवरी 2018 को हुआ था। श्रीदेवी के अचानक निधन की खबर ने सबको चौंका दिया था। ऋषि कपूर फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऋषि कपूर का निधन मुंबई में हुआ है। इस तरह देखते ही देखते फिल्म में मुख्य रोल में निभाने वाले सितारे अब इस दुनिया में नहीं हैं। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक्टर के नाम से सुपरहिट हो जाती हैं। उन्हीं फिल्मों में से एक थी फिल्म चांदनी। लेकिन इस फिल्म की चांदनी अब खो गई है, क्योंकि इससे जुड़े सभी कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 1989 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म चांदनी को आज तक कोई नहीं भूल पाया है, क्योंकि इसमें ऋषि कपूर से लेकर विनोद खन्ना ने जहां अपने किरदार को इस फिल्म को जीवंत बना दिया है, तो वही इस फिल्म में अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी ने भी इस फिल्म में हमेशा के लिए अमर बना दिया था। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म चांदनी की कहानी से लेकर गाने तक सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक की भीड़ तक उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब इस फिल्म की पूरी टीम ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म के डायरेक्टर तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने भी दुनिया से विदाई ले ली थी। इस फिल्म में केवल ऋषि कपूर ही बचे थे, लेकिन अब वो भी दुनिया में नहीं रहे। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब केवल यादों में ही जिंदा रहेगी। यश चोपड़ा की मौत के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे स्वस्थ इंसान को किसी घातक बीमारी ने नहीं, बल्कि एक छोटी सी बीमारी ने घेर लिया था। यश चोपड़ा की मौत डेंगू से 21 अक्टूबर 2012 को हुई थी। विनोद खन्ना की मौत 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में हुई थी। विनोद खन्ना की ब्लड कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज जर्मनी के करीब 6 साल से चल रहा था। 24 फरवरी 2018 को वो काली राज, जब पूरा बॉलीवुड में श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से सकते में आ गया था। अपने परिवार की शादी में सम्मिलित होने गई इस अभिनेत्री की मौत बाथटब में डूबने के दौरान हुई थी।
बॉलीवुड में सबसे खुश मिजाज रहने वाली स्टार ऋषि कपूर की मौत हुई तो इस खबर से पूरा बॉलीवुड टूट गया। जहां एक और लोग कोरोना के दहशत घरों के अंदर रहकर खौफ से जी रहे थे, उस दौरान इस एक्टर की मौत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सभी के दिलों में गहरी चोट देखकर जाने वाले इस कलाकार से बॉलीवुड का पूरा गलियारा मगमीन हो गया था। बॉलीवुड की चांदनी अब सिर्फ यादगार बनकर रह गई। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली जाती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना की कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है। वह भी उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी उसकी बात मान जाती है। ललित कुछ काम में स्विट्जरलैंड जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात रोहित से होती है, जो अपना इलाज कराने के लिए आया रहता है। वे दोनों प्यार की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। रोहित इलाज के बाद भारत वापस आ जाता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वह मिलते साथ उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है। चांदनी यह कहकर उसे मना कर देती है कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। रोहित क्रोधित हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसके जगह में क्या कर रहा है। चांदनी चौक टू चाइना इतनी बेसिर पैर फिल्म है कि आश्चर्य होता है कि इस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। वार्नर ब्रदर्स ने इस कहानी में ऐसा क्या देखा कि वह इसमें भागीदार बन गए। शायद उन्होंने हमेश सिप्पी के पिछले रिकॉर्ड को देख पैसा लगाया होगा। 70 और 80 के दशक की ज़्यादातर फिल्में मिलना बिछोड़ना, खोया पाया, डबल रोल, यादाश्त के चले जाना और फिर लौट आना, पुनर्जन्म, बदला, खलनायक का गांव में आतंक फैलाना जैसे फार्मूलों पर आधारित रहती थी। पर इन सब का घोलमोल कर चांदनी चौक टू चाइना में परोसा गया है। ओम शांति ओम और टसन के बाद चांदनी चौक टू चाइना तीसरी ऐसी बड़ी फिल्म है जो उस दौर में बनने वाली फिल्मों पर आधारित है। चांदनी चौक में पराठे बेचने की दुकान में काम करने वाले सिद्धू यानी अक्षय कुमार के बड़े सपने हैं। वह अमीर बनना चाहता है, लेकिन मेहनत पर उसका यकीन नहीं है। एक दिन 2 चीनी उसके पास आते हैं और वे सिद्धू को एक मशहूर चीनी योद्धा का पुनर्जन्म मानते हैं। चापस्टिक यानी रणबीर शौरी नामक दुभाषिया सिद्धू को बेवकूफ़ बनाकर चीन पहुंचा देता है। चीन पहुंचकर सिद्धू को पता चलता है कि उसे होजो नामक आदमी से एक गांव को छुड़ाना है जो बेहद खतरनाक है। गांव के लोग सिद्धू को महान योद्धा मानते हैं, लेकिन होजो के सामने सिद्धू की पोल खुल जाती है। जब होजो सिद्धू की खूब पिटाई करता है तो वह उसे मारने की कसम खाता है। एक कुंफू मास्टर से वह कुंफू सीखता है और अपना बदला लेता है। कहानी में सखी और म्याऊ नामक दीपिका पादुकोण की दोहरी भूमिकाएं भी हैं। सखी और म्याऊ जुड़वा बहनें हैं और बचपन में होजो की वजह से बिछड़ गई थी। होजो की वजह से ही उनकी माँ की मृत्यु हुई थी और उनके पिता की याददाश्त चली गई थी। सखी और म्याऊ को होजो के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बदला लेना चाहती है। सिद्धू को कुंफू उनके पिता ही सिखाते हैं। सिद्धू कामयाब होना और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। सिद्धू कामयाब होता है और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। पुरानी फिल्मों को देखकर भी नई कहानी ढंग से नहीं लिखी जा सकी। इस कहानी में ढेर सारे अगर मगर हैं। माना कि सिनेमा के नाम पर थोड़ी छूट ली जा सकती है, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। फार्मूला या मनोरंजक फिल्म बनाने के नाम पर दर्शक को बेवकूफ़ तो नहीं समझा जा सकता। मसाला इतना भी मत डालो कि हाजमा खराब हो जाए। निर्देशक निखिल अडवाणी का प्रस्तुतिकरण भी बेहद घटिया है। ऐसा लगा कि वे 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों का चांदनी चौक टू चाइना के जरिए मजाक उड़ा रहे हों। फिल्म की कहानी गंभीरता की मांग करती है, लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी के अंदाज में पेश किया है, जिससे मामला चौपट हो गया है। कॉमेडी का भूत उन पर ऐसा सवार था कि हर दृश्य में उन्होंने कॉमेडी घुसेड़ दी, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, भावुक दृश्य हो या एक्शन सीन हो। कॉमेडी के नाम पर हास्यपात दृश्य रचे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब अक्षय कुमार को लात जमाते हैं तो अक्षय रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। होजो के एक आदमी को अक्षय कुमार जोर जोर से घुमाने लगते हैं तो आंधी चलने लगती है और आसपास के लोग उड़ने लगते हैं। अक्षय और दीपिका जब एक बिल्डिंग से गिरते हैं तो दीपिका छाता खोल देती है तो पैराशूट का काम करता है। ऐसे 1-2 दृश्य तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन जब पूरी फिल्म ही ऐसी हो तो दर्शक चांदनी चौक टू चाइना बनाने वालों की अकल पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। इस दृश्य को देखकर भला कोई कैसे हंस सकता है। पैसा खर्च करने में भी अकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन निखिल अडवाणी ने निर्माताओं का पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सलाम-ए-इश्क जैसी डब्बा फिल्म बनाने के बाद एक और डब्बा फिल्म उन्होंने अपने नाम कर ली है। टसन हो या सिंह इज किंग या चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय का किरदार हर जगह एक जैसा नजर आता है, वही जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का।
चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने दर्शकों को हंसाया, लेकिन जब दोहराव महसूस होने लगा है, उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन निर्देशक नहीं कर पाए। खासकर स्टंट दृश्यों में अक्षय का और बेहतर उपयोग किया जा सकता था। फिल्मों के चयन के मामले में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। दीपिका पादुकोण खूबसूरत लगी और उन्होंने स्टंट दृश्य अच्छे से अभिनीत किए। गॉर्डन लियो ने खलनायकी के तेवर दिखाए। रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती और रणबीर शौरी ठीक ठाक रहे। संवादों के जरिए कुछ जगह हंसने का अवसर मिलता है। चीनी भाषा में भी ढेर सारे संवाद हैं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में उन्हें दिया जाता तो ज़्यादा दर्शकों को इसका लाभ मिलता। फिल्म का तकनीकी पक्ष सशक्त है। स्टंट दृश्य फोटोग्राफी पर बहुत मेहनत की गई है। संगीत निराशजनक है, हिट गानों का अभाव अखरता रहता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदनी चौक टू चाइना में न चांदनी चौक के पराठों की महक है और न ही चाइना के नूडल्स का स्वाद। इस फिल्म को देखने में पैसा खर्च करने के बजाय तो नूडल्स खरीदकर खाना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह फिल्म आज भी पैसे लेकर ही दिखाई जा रही है। हेलो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना एक ऐसी मूवी थी जो कि भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई थी। ये किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये मूवी फ्लॉप होगी। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और है भी इंटरेस्टिंग। एक इंटरव्यू में जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि आपके लाइफ की सबसे ख़राब फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने यह फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है, जो कि इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। ये फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में, और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहाँ पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहाँ पर दुनिया भर यानी ग्रॉस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वो चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वो सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें, यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म बकवास है या सही? एक कहानी थी, सिंधु चौक एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है। वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन 2 चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धू को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों, ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। खराब फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने यह फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है, जो कि इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। ये फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में, और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहाँ पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहाँ पर दुनिया भर यानी ग्रॉस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वो चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वो सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें, यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म बकवास है या सही? एक कहानी थी, सिंधु चौक एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है।
वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन 2 चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धू को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों, ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी को हाल ही में 41 साल पूरे हो गए। इस क्लासिक फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, वहीदा रहमान, राखी ऋषि कपूर, नीतू सिंह और सिमी ग्रेवाल जैसे कई सितारे थे। लेकिन इस फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। इस फिल्म की शूटिंग जब कश्मीर में हुई तो उस वक्त पूरी टीम के परिवार वाले भी साथ गए और फिल्म के कुछ सीन में इन परिवार वालों को भी शामिल किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के माता पिता हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन भी नजर आए थे। फिल्म में शादी के एक सीन में इन दोनों को देखा जा सकता है। यश चोपड़ा फिल्म में ऋषि कपूर के अपोजिट पहले परवीन बाबी को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में ये रोल नीतू सिंह को मिला। इसी फिल्म के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह का अफेयर शुरू हुआ था। फिल्म कभी कभी की कहानी साहिल लुधियानवी की एक लोकप्रिय कविता से इंस्पायर्ड थी, जिसकी चंद लाइनें अमिताभ बच्चन ने फिल्म में भी कही है। इस फिल्म की कहानी एक्ट्रेस राखी को दिमाग में रखकर ही लिखी गई थी, लेकिन इसी दौरान राखी ने गुलजार से शादी कर ली। शादी के बाद गुलजार ने राखी से फिल्में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन यश चोपड़ा के कहने पर गुलजार मान गए और तब राखी ने यह फिल्म लिखी थी। कभी कभी 1976 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य रोमानी फिल्म है। इसका निर्देशन और निर्माण यश चोपड़ा ने किया और इसमें अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू सिंह और सिमी ग्रेवाल समेत कलाकार शामिल है। यह यश चोपड़ा के निर्देशक के रूप में दीवार के बाद दूसरी फिल्म थी, जिसमें प्रमुख भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे। खयाम की संगीत रचनाओं के लिए ख्यात मिली, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म के गीतकार साहिल लुधियानवी ने कभी कभी मेरे दिल में के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता था। वह गीत जिसके गायक मुकेश को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए पुरस्कार भी मिला था। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमित मल्होत्रा ने अमिताभ बच्चन कॉलेज में अपनी कविताओं में से एक को पढ़ता है, जहां वह साथी छात्र पूजा यानी राखी से मिलता है और वे प्यार में पड़ते हैं। लेकिन पूजा के माता पिता ने उसकी एक वास्तुकार विजय खन्ना यानी शशि कपूर से शादी करने की व्यवस्था की है। दिल टूटे अमित घर लौटता है और अपने पिता के व्यवसाय एक निर्माण कंपनी में शामिल हो जाता है और बाद में अंजलि यानी वहीदा रहमान से शादी करता है, जिसकी गुप्त रूप से पिंकी यानी नीतू सिंह नाम की एक बेटी है जो पूर्व वैवाहिक संबंध से है। अमित और अंजलि की बेटी स्वीटी है। इस बीच पिंकी को बेघर जोड़े और श्रीमती आर.पी. कपूर ने अपनाया है। अगली पीढ़ी में पूजा और विजय का बेटा विक्रम यानी ऋषि कपूर है, जिसे विकी भी कहा जाता है। वह एक पार्टी में रहते हुए पिंकी से प्यार करने लगता है और शादी करने की दोनों की योजनाएं होती हैं। जब पिंकी अपने गोद लेने और उसकी असली मां की पहचान जान जाती है तो वह अंजलि के करीब पहुंचने की कोशिश करती है। अंततः अंजलि ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया और गुप्त रूप से अपनी बेटी पर अपना प्यार दिखाया, लेकिन वह अपने विवाह के लिए डरते हुए अपने पति से संबंध प्रकट नहीं करती है। इसमें अमिताभ बच्चन अमिताभ यानी मल्होत्रा का रोल निभा रहे हैं, शशि कपूर विजय खन्ना का रोल निभा रहे हैं, राखी पूजा खन्ना का रोल निभा रही हैं, ऋषि कपूर विक्रम खन्ना का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है और सारा संगीत खयाम द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था कभी कभी मेरे दिल में, जिसे गाया था अमिताभ बच्चन ने। इसमें सॉन्ग था कभी कभी मेरे दिल में, जो कि संवाद में था, जिसे गाया था अमिताभ बच्चन में। फिर कभी कभी मेरे दिल में दूसरा सॉन्ग था जो कि डुएट में था, जिसे गाया था मुकेश और लता मंगेशकर ने। तीसरा सॉन्ग था कभी कभी मेरे दिल में, जो कि सोलो में था, जिसे गाया था मुकेश ने। चौथा सॉन्ग तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। पांचवा सॉन्ग था मैं पल दो पल का शायर, जिसे गाया था मुकेश ने। छठा सॉन्ग था सुर्ख जोड़े किए जगमगाहट, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। सातवां सॉन्ग था प्यार कर लिया तो क्या, जिसे गाया था किशोर कुमार ने। आठवां सॉन्ग था मेरे घर आई एक नन्ही परी, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। नौवां सॉन्ग था मैं एक पल का शायर हूँ, जिसे गाया था मुकेश ने। 10वां सॉन्ग था तेरा फूलों जैसा रंग, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो वर्ष 1977 में खयाम को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार दिया गया था। 1977 में साहिल लुधियानवी को कभी कभी मेरे दिल में सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार दिया गया था। 1977 में मुकेश को कभी कभी मेरे दिल में के सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार दिया गया था।
1977 में सागर सरहदी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार दिया गया था। 1977 में यश चोपड़ा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में यश चोपड़ा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में राखी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में शशि कपूर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में वहीदा रहमान को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में मुकेश को मैं पल दो पल का शायर हूँ सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है और ऑडियंस को फिल्म एंजॉय करने के कई मौके देती है। फिल्म आपको जितना हंसाएगी उतना ही इमोशन भी कर देगी। जाय माको का कहना है कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इसे पागलपन भरे अंदाज में एंजॉय करूंगा। 102 नॉट आउट आपको बताएगी कि ज़िंदगी को खुलकर क्यों जीना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अगर कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई की खूबसूरत लोकेशन से, जिसके बाद ऑडियंस को ले जाया जाता है शांति निवास में, जहां 102 साल के दत्तात्रेय वखारिया यानी अमिताभ बच्चन और उनके 75 साल के बेटे बाबूलाल यानी ऋषि कपूर रहते हैं। दत्तात्रेय के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है और वो जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा बाबूलाल हर वक्त अपनी सेहत की चिंता में रहता है, हर मौके को खतरा समझता है, जिसके चलते जिंदगी जी नहीं पाता। बाप बेटे खूब झगड़ते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बेहद प्यार भी होता है। फिल्म में थोड़ा और ड्रामा जोड़ते हैं। दत्तात्रेय के घर में काम करने वाले मूर्ख नौकर धीरू यानी जिमित त्रिवेदी एक दिन दत्तात्रेय अनाउंस करते हैं कि उन्हें 18 साल तक जिंदा रहकर सबसे ज्यादा उम्र तक जिंदगी जीने का रिकॉर्ड बनाना है। लेकिन बाबू का जिंदगी के लिए नीरस रवैया उनके लिए खतरा बन रहा है और इस वजह से खुश दिल पिता अपने बेटे को वृद्धाश्रम भेजने की ठानते हैं। वही पिता के इस विचार से डरा हुआ बाबू घर में रहने के लिए हर चैलेंज मानने के लिए तैयार हो जाता है। वही इसके बाद पूरी फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दत्तात्रेय उसके अंदर बदलाव लाता है और उसे अपने आप से सामना करना सिखाता है। 102 नॉट आउट 3 किरदारों के नजरिए से दिखाई गई है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। फिल्म का लैंड स्कोप काफ़ी सीमित है, लेकिन शुक्ला इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसे मजबूत बना देते हैं। फिल्म मशहूर गुजराती नाटक 102 नॉट आउट से ली गई है। इसके लेखक है सैमी जोशी। जब लेखन की बात आती है तो उनकी लेखनी का अपना अलग तरीका है। दूसरी तरफ फिल्म के सेकंड हाफ में आया ट्विस्ट काफ़ी नाटकीय लगता है और कई सवाल खड़े कर देता है। इस फिल्म में दत्तात्रेय की बैक स्टोरी को न दिखाना जाना भी नेगेटिव पॉइंट है। 102 नॉट आउट 2 शानदार एक्टर्स के कंधों पर बनी है। वो है अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर। ये दोनों साबित कर देते हैं कि क्यों वे इंडस्ट्री के सबसे शानदार और दिग्गज कलाकारों में शामिल हैं। बिग बी का उदार और कूल डैड का किरदार आपको खुश कर देगा। वहीं दूसरी तरफ ऋषि कपूर चिड़चिड़े बेटे के किरदार में काफ़ी प्यारे लगे हैं। इन दोनों की तारकी परफॉर्मेंस 102 नॉट आउट को विनर बना देती है। वही मजाकिया धीरो के किरदार में जिमित त्रिवेदी ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया है। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के गाने कुल्फी में सोनम निगम की आवाज़ आपके दिल को पिघला देगी। बच्चे की जान और फिर लौट आई जिंदगी भी अच्छे लगे। लक्ष्मण उतेरकर की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के साथ काफ़ी अच्छी तरह घुल जाती है। वही बोधाती बनर्जी की एडिटिंग काबिले तारीफ है। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर स्टारर 102 नॉट आउट इमोशन और कॉमेडी का खूबसूरत मिक्सचर है। उमेश शुक्ला की यह फिल्म हर उम्र के दर्शक को बिना बोर हुए शानदार मैसेज देती है। यह फिल्म अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट है। हमारी तरफ से इसकी रेटिंग है 3.5 अकॉर्डिंग टू फिल्मी बीट्स। 75 साल का एक थकेला पकेला और बोरिंग आदमी जो गर्व से कहता है कि मैं एक बुजुर्ग हूँ, जिसने अपने बुढ़ापे को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। 102 साल का एक बूढ़ा आदमी जो सबसे लंबी जिंदगी जीने वाले एक चीनी व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 16 साल और जिंदा रहने की योजना बना रहा है। क्या होगा अगर ये दोनों विपरीत मिजाज वाले लोग एक ही घर में रहें? सिर्फ यही दोनों, जी हाँ, ऐसा ही होता है फिल्म 102 नॉट आउट में, जिसमें इन अतरंगी किरदारों के बीच बाप बेटे का रिश्ता दिखाया गया है। एक दिन दत्तात्रेय वखारिया ने अमिताभ बच्चन अपने बेटे बाबूलाल वखारिया यानी ऋषि कपूर को बताते हैं कि वह उसे वृद्धाश्रम में भर्ती करवाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने का रिकॉर्ड बनाने के लिए उनका बोरिंग लोगों से दूर रहना जरूरी है। ऐसा वह उस बाबूलाल से कहते हैं जिसे अपने कमरे में बेड का चादर बदल लिए जाने पर भी 1 महीना नींद नहीं आती। वह इस ख्याल से ही घबरा जाता है
क्या दत्तात्रेय सचमुच रिकॉर्ड बनाने के मकसद से ही ऐसा कर रहे हैं या बात कुछ और है? फिलहाल इस राज को राज ही रहने दिया जाए। और कमाल की बात पता क्या है? एक गुजराती नाटक पर आधारित इस फिल्म में गिनती के 3 किरदार हैं, पर मजाल है कि आपका ध्यान स्क्रीन से कहीं और हटे। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अलावा तीसरे कलाकार जिमित त्रिवेदी ने भी अच्छा काम किया है। फिल्म में जिमित को गुजराती दिखाया गया है। जिन दृश्यों में तीनों किरदार गुजराती भाषा में बात करते हैं उनमें वे जरा कम प्रभावी, जरा कम सहज लगे हैं। वर्तमान में बूढ़े माता पिता पर बच्चों के अत्याचारों करने या विदेश जाकर उन्हें भुला देने की घटनाएं जिस कदर बढ़ रही हैं, उन्हें देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण फिल्म कही जा सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में बुजुर्गों पर केंद्रित फिल्में बहुत कम बनती हैं। अब तो बुजुर्गों ने भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि शायद वे और उनसे जुड़े मुद्दे सिनेमा के लोकप्रिय विषयों में से एक नहीं हैं, पर यह सूरत बदलनी चाहिए। यह फिल्म इस धारणा से इतर एक उदाहरण पेश करती है। ऋषि कपूर फिल्म कपूर एंड सन्स के मरने को बेकरारता वाली भूमिका में जितने क्यूट लगे थे, उतने ही क्यूट वह 102 नॉट आउट के फूंक कर कदम रखने वाले बुजुर्ग की भूमिका में भी लगे हैं। अमिताभ के साथ फिल्माए गए दृश्यों में वह उनको बराबर की टक्कर देते नजर आते हैं। अमिताभ ने भी दमदार बुजुर्गों वाले रोल निभाने की परंपरा पीकू पिंक अब 102 नॉट आउट तक भी कायम रखी है। उम्र के इस पड़ाव में जिस तरह की भूमिकाएं उन्होंने चुनी और निभाई हैं, उनके बलबूते हुए आज के तमाम युवा नायकों पर अकेले ही भारी पड़ते नजर आते हैं। फिल्म में कुछ जगहों पर लगता है कि जैसे एक ही बात का दोहराव हो रहा है, पर अगला ही कोई पल दिल को छू जाता है। आंखें नम होती हैं और फिल्म महसूस होना शुरू हो जाती है। फिल्म धीरे धीरे से खत्म हो जाती है और आपको याद रह जाते हैं इसके तमाम खट्टे मीठे पर। बस यही इसकी सफलता है। यूँ तो फिल्म की कहानी बहुत साधारण और छोटी सी है, पर इसका प्रस्तुतिकरण इतना ज़बरदस्त है कि आप तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। गीत संगीत औसत है, कैमरा वर्क अच्छा है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को उम्मीद थी कि उनकी फिल्म 102 नॉट आउट बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। बिग बी और ऋषि कपूर की जोड़ी वाली फिल्म 102 नॉट आउट उस शुक्रवार को रिलीज हो गई थी। दोनों मेगा स्टार्स को एक साथ एक बार फिर 27 सालों बाद देखा जा रहा था। अमिताभ बच्चन ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह ऋषि कपूर आपस में रॉयल ओपेरा हाउस में बैठकर बात कर रहे थे, जहां वे दोनों अपना सफर शुरू किया था। दोनों की शुरुआत रॉयल ओपेरा हाउस की तस्वीरों से होती है जिनमें इनकी खूबसूरती नजर आती है। इसके बाद अमिताभ और ऋषि दोनों इनके अंदर बैठे नजर आते हैं। अमिताभ इस ओपेरा हाउस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि क्या शान है, वह पूरा नया हो गया एकदम। इसके बाद ऋषि कहते हैं कि आपको याद होगा कि हमारी फिल्म अमर अकबर एंथनी यहाँ चली थी। इस पर अमिताभ कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो। फिर ऋषि कहते हैं हाँ, 25 हफ्ते चली थी। यही नहीं, मुंबई के 25 थिएटरों में 25 हफ्ते यह फिल्म चली थी। बिग बी कहते हैं कि हम 27 साल बाद फिर इसी थिएटर में बैठे हैं। हमारी फिल्म 102 नॉट आउट आ रही है। देखना चिंटू, यह फिल्म भी 25 हफ्ते चलेगी। इसके बारे से कहते हैं कि नहीं, इतना संभव नहीं है। आज के ज़माने में 25 हफ्ते चलना संभव नहीं है क्योंकि 2500 तक नहीं चल पाते। इस पर अमिताभ कहते हैं हम दोनों काम कर रहे हैं ना, तो ज़रूर चलेगी। हम हिस्ट्री रिक्रिएट करेंगे। इसके बाद भी ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है। आखिर में अमिताभ 3 बार कहते हैं फिल्म चलेगी और कहते हैं कि ऐसा कहने में क्या जाता है। अंत में दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। हम हिस्ट्री रिक्रिएट करेंगे। इसके बाद भी ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है। आखिर में अमिताभ 3 बार कहते हैं फिल्म चलेगी और कहते हैं कि ऐसा कहने में क्या जाता है। अंत में दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक्टर के नाम से ही सुपरहिट हो जाती हैं। उन्हीं फिल्मों में से एक थी फिल्म चांदनी। लेकिन इस फिल्म की चांदनी अब खो गई है क्योंकि इससे जुड़े सभी कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। साल 1989 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म चांदनी को आज तक कोई नहीं भूल पाया है, क्योंकि इसमें ऋषि कपूर से लेकर विनोद खन्ना ने जहां अपने किरदार से इस फिल्म को जीवंत बना दिया था, तो वही इस फिल्म में अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीत लेने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी ने भी फिल्म को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया था। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म चांदनी की कहानी से लेकर गाने तक सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ तक उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब फिल्म की पूरी टीम ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म के डायरेक्टर तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने भी दुनिया से विदाई ले ली। इन सभी में केवल ऋषि कपूर ही बचे थे, लेकिन अब वो भी दुनिया में नहीं रहे। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब केवल यादों में ही जिंदा रहेगी।
यश चोपड़ा की मौत के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे स्वस्थ इंसान को किसी घातक बीमारी ने नहीं बल्कि एक छोटी सी बीमारी ने घेर लिया था। यश चोपड़ा की मौत डेंगू से 21 अक्टूबर 2012 को हुई थी। विनोद खन्ना की मौत 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में मुंबई में अस्पताल में हुई थी। विनोद खन्ना ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज जर्मनी में करीब 6 साल से चल रहा था। 24 फरवरी 2018 को वो काली रात जब पूरा बॉलीवुड में श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से सकते में आ गया था। अपने परिवार की शादी में सम्मिलित होने गई इस अभिनेत्री की मौत बाथ टब में डूबने के दौरान हुई थी। बॉलीवुड के सबसे खुशमिजाज रहने वाले स्टार ऋषि कपूर की मौत हुई तो इस खबर से पूरा बॉलीवुड टूट गया। जहां एक और लोग कोरोना के दहशत घरों के अंदर रहकर खौफ से जी रहे थे, उस दौरान इस एक्टर की मौत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी के दिलों में गहरी चोट देकर जाने वाले इस कलाकार से बॉलीवुड का पूरा गलियारा गमगीन हो गया। बॉलीवुड की चांदनी अब सिर्फ याद बनकर रह गई। चांदनी मूवी में रोहित यानी ऋषि कपूर अपने रिश्तेदार की शादी में चांदनी यानी श्रीदेवी से मिलता है और उसी दौरान उससे प्यार करने लगता है। कई समय बाद वो भी उससे प्यार करने लगती है। उसके बाद दोनों की शादी तय हो जाती है। उसका परिवार इस रिश्ते के विरुद्ध रहता है, लेकिन रोहित इसकी परवाह नहीं करता है। एक दिन वह चांदनी को अपने घर के ऊपर छत में रहने के लिए कहता है। उसके बाद उसके इंतजार करते समय वो अचानक हेलीकॉप्टर से वहां आ जाता है और उसके ऊपर फूलों की बारिश करता है। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। इसके कुछ ही समय बाद चांदनी के पास फोन आता है। फोन पर रोहित बताता है कि वो अस्पताल में भर्ती है। उसके हेलीकॉप्टर से गिरने के कारण उसे चोट लग जाती है। इस चोट के बाद उसके दाएं ओर लकवा हो जाता है। इसके बाद रोहित चांदनी को अपने से दूर करना चाहता है। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली जाती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना के कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी उसकी बात मान जाती है। ललित कुछ काम से स्विट्जरलैंड जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात रोहित से होती है, जो अपना इलाज कराने आए रहता है। वो दोनों अपने प्यार की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि वे दोनों एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। रोहित इलाज के बाद वापस भारत आता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वह मिलते समय उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है। चांदनी यह कहकर उसे मना कर देती है कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुकी है। रोहित क्रोधित हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसके जगह क्या कर रहा है। इसके बाद रोहित चला जाता है। ललित और रोहित दोनों स्विट्जरलैंड में अच्छे दोस्त बने होते हैं। इस कारण ललित अपनी शादी में रोहित को भी न्योता भेज देता है। ललित के सामने रोहित और चांदनी अनजान होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन रोहित बहुत ज़्यादा पी लेता है और उसके बाद ललित को एहसास होता है कि वह रोहित से प्यार करती है। फिल्म में संगीत प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा तथा बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने साथ मिलकर शिव हरि नाम से दिया है। इससे पहले वे यश चोपड़ा के साथ सिलसिला फांसले तथा विजय में काम कर चुके हैं। आनंद बख्शी ने फिल्म के गीत लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गीत हैं, जिन्हें लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर तथा विनोद राठौड़ इत्यादि गायकों ने गाया है। खुद श्रीदेवी ने फिल्म में शीर्षक गीत के लिए गायन किया है। चांदनी 1989 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसको निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। इसके निर्माता थे यश चोपड़ा। इसमें अभिनेता थे श्रीदेवी, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और वहीदा रहमान। इसमें संगीत दिया था शिव हरि ने। ये 14 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी। चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। रोहित यानी ऋषि कपूर अपने रिश्तेदार की शादी में चांदनी यानी श्रीदेवी से मिलता है और उसी दौरान उससे प्यार करने लगता है। कई समय बाद वो भी उससे प्यार करने लगती है। इसके बाद उन दोनों की शादी तय हो जाती है। उसका परिवार इस रिश्ते के विरुद्ध रहता है, लेकिन रोहित इसकी परवाह नहीं करता। एक दिन वह चांदनी को अपने घर के ऊपर छत में रहने के लिए कहता है। इसके बाद उसके इंतजार करते समय वह अचानक हेलीकॉप्टर से वहाँ आ जाता है और उसके ऊपर फूलों की बरसात करता है। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। उसके कुछ ही समय बाद चांदनी के पास फोन आता है। फोन पर रोहित बताता है कि वो अस्पताल में भर्ती है। उसके हेलीकॉप्टर से गिरने के कारण उसे चोट लग जाती है।
इस चोट के बाद उसके दाएं ओर लकवा हो जाता है। इसके बाद रोहित चांदनी को अपने से दूर करना चाहता है। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली जाती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना की कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है। वो भी उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी उसकी बात मान जाती है। ललित कुछ काम में स्विट्जरलैंड जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात रोहित से होती है, जो अपना इलाज कराने के लिए आया रहता है। वे दोनों प्यार की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वो एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। रोहित इलाज के बाद भारत वापस आ जाता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वह मिलते साथ उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है। चांदनी यह कहकर उसे मना कर देती है कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। रोहित क्रोधित हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसके जगह में क्या कर रहा है। इसके बाद रोहित चला जाता है। ललित और रोहित दोनों स्विट्जरलैंड में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कारण ललित अपने शादी में रोहित को भी न्योता भेज देता है। ललित के सामने रोहित और चांदनी अनजान होने का नाटक करते हैं। शादी के दिन रोहित बहुत ज़्यादा पी लेता है और उसके बाद ललित को एहसास होता है कि वह रोहित से प्यार करते हैं। इसमें विनोद खन्ना ललित खन्ना के रोल में हैं, ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के रूप में हैं। इसमें विनोद खन्ना ललित खन्ना के रूप में हैं, ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के रूप में हैं, श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में है। अगर बात करें संगीत की, तो फिल्म में संगीत सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा तथा बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर शिवहर नाम से दिया है। इससे पहले ये यश चोपड़ा के साथ सिलसिला फांसले तथा विजय में काम कर चुके थे। आनंद बख्शी ने फिल्म के गीत लिखे हैं। फिल्म में कुल 10 गीत हैं, जिसे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर तथा विनोद राठौड़ इत्यादि गायकों ने गाया है। खुद श्रीदेवी ने फिल्म के शीर्षक गीत के लिए गायन किया है। फिल्म के संगीत को विनाइल रिकॉर्ड तथा कैसेट पर MHB ने 1989 में जारी किया। फिल्म के गानों को काफ़ी पसंद किया गया था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपनी 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में चांदनी को 72वें स्थान पर रखा है। कुल बिक्री के आधार पर यह एल्बम 80 के दशक में 16वें स्थान पर रही थी। समीक्षक शाहिद खान ने फिल्म को 10 में से 7.5 अंक देते हुए आनंद बख्शी के बोलों की प्रशंसा की है। 1990 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में शिवहर आनंद बख्शी तथा सुरेश वाडेकर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ गीतकार तथा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इसमें पहला सॉन्ग था मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। दूसरा सॉन्ग था लगी आज सावन की, जिसे गाया था सुरेश वाडेकर एवं अनुपमा देशपांडे ने। तीसरा सॉन्ग था चांदनी ओ मेरी चांदनी, जिसे गाया था श्रीदेवी एवं जाली मुखर्जी ने। चौथा सॉन्ग था आ मेरी जान, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। पांचवा सॉन्ग था पर्वत से काली घटा टकराए, जिसे गाया था आशा भोसले एवं विनोद राठौड़ ने। छठा सॉन्ग था मितवा, जिसे गाया था लता मंगेशकर एवं बबला मेहता ने। सातवां सॉन्ग था मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जिसे गाया था पामेला चोपड़ा ने। आठवां सॉन्ग था महबूबा, जिसे गाया था लता मंगेशकर एवं विनोद राठौड़ ने। नौवां सॉन्ग था तू मुझे सुना, जिसे गाया था सुरेश वाडेकर एवं नितिन मुकेश ने। 10वां सॉन्ग डांस म्यूजिक में था। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। ऋषि द्वारा निभाए गए किरदार लोगों के जहन में जिंदा हैं, लेकिन अब ऋषि ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर लीड रोल में थे। डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर के अलावा विनोद खन्ना और श्रीदेवी भी थे। आज फिल्म चांदनी के मुख्य किरदार दुनिया में नहीं हैं। फिल्म के गाने और कहानी दर्शकों को याद है। ऋषि कपूर ने अनजाने के बाद अब फिल्म चांदनी के लीड एक्टर्स की इस दुनिया में नहीं हैं। ऋषि कपूर के जाने के बाद अब फिल्म चांदनी के लीड एक्टर्स इस दुनिया में नहीं हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर यश चोपड़ा को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव के लिए जाना जाता है। यश चोपड़ा ने बताया था कि हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी स्विट्जरलैंड में हो सकती है। यश चोपड़ा के करियर की एक ऐसी फिल्म थी चांदनी। यश चोपड़ा का 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू के चलते निधन हो गया था। चांदनी के डायरेक्टर यश चोपड़ा ही थे। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना ने फिल्म चांदनी में मलिल खन्ना का किरदार निभाया था। विनोद खन्ना अपने करियर में इससे पहले भी कई हिट फिल्में दे चुके थे, लेकिन चांदनी ने उनके करियर को दूसरे मुकाम पर पहुंचाया था। विनोद खन्ना का 27 अप्रैल 2017 को मुंबई में निधन हो गया था। बॉलीवुड में श्रीदेवी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। श्रीदेवी ने फिल्म चांदनी में लीड रोल निभाया था। श्रीदेवी का निधन देश के बाहर दुबई में 24 फरवरी 2018 को हुआ था। श्रीदेवी के अचानक निधन की खबर ने सबको चौंका दिया था। ऋषि कपूर फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर रोहित गुप्ता के किरदार में नजर आए थे। ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऋषि कपूर का निधन मुंबई में हुआ है। इस तरह देखते ही देखते फिल्म में मुख्य रोल में निभाने वाले सितारे अब इस दुनिया में नहीं हैं। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एक्टर के नाम से सुपरहिट हो जाती हैं। उन फिल्मों में से एक थी
उन्हीं फिल्मों में से एक थी फिल्म चांदनी, लेकिन इस फिल्म की चांदनी अब खो गई है क्योंकि इससे जुड़े सभी कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 1989 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म चांदनी को आज तक कोई नहीं भूल पाया है क्योंकि इसमें ऋषि कपूर से लेकर विनोद खन्ना ने जहां अपने किरदार को इस फिल्म को जीवंत बना दिया है, तो वही इस फिल्म में अपनी अदाकारी से सभी का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी ने भी इस फिल्म में हमेशा के लिए अमर बना दिया था। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म चांदनी की कहानी से लेकर गाने तक सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक की भीड़ तक उमड़ पड़ती थी, लेकिन अब इस फिल्म की पूरी टीम ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। फिल्म के डायरेक्टर तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने भी दुनिया से विदाई ले ली थी। इस फिल्म में केवल ऋषि कपूर ही बचे थे, लेकिन अब वो भी दुनिया में नहीं रहे। ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब केवल यादों में ही जिंदा रहेगी। यश चोपड़ा की मौत के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे सुस्त इंसान को किसी घातक बीमारी ने नहीं बल्कि एक छोटी सी बीमारी ने घेर लिया था। यश चोपड़ा की मौत डेंगू से 21 अक्टूबर 2012 को हुई थी। विनोद खन्ना की मौत 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में हुई थी। विनोद खन्ना की ब्लड कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज जर्मनी के करीब 6 साल से चल रहा था। 24 फरवरी 2018 को वो काली राज जब पूरा बॉलीवुड में श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से सकते में आ गया था। अपने परिवार की शादी में सम्मिलित होने गई इस अभिनेत्री की मौत बाथटब में डूबने के दौरान हुई थी। बॉलीवुड में सबसे खुश मिजाज रहने वाली स्टार ऋषि कपूर की मौत हुई तो इस खबर से पूरा बॉलीवुड टूट गया। जहां एक और लोग कोरोना के दहशत घरों के अंदर रहकर खौफ से जी रहे थे, उस दौरान इस एक्टर की मौत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सभी के दिलों में गहरी चोट देकर जाने वाले इस कलाकार से बॉलीवुड का पूरा गलियारा मगमीन हो गया था। बॉलीवुड की चांदनी अब सिर्फ यादगार बनकर रह गई। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली जाती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना की कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है। वह भी उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी उसकी बात मान जाती है। ललित कुछ काम में स्विट्जरलैंड जाता है जहाँ उसकी मुलाकात रोहित से होती है, जो अपना इलाज कराने के लिए आया रहता है। वे दोनों प्यार की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। रोहित इलाज के बाद भारत वापस आ जाता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वह मिलते साथ उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है। चांदनी यह कहकर उसे मना कर देती है कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुके हैं। रोहित क्रोधित हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसके जगह में क्या कर रहा है। चांदनी चौक टू चाइना इतनी बेसिर पैर फिल्म है कि आश्चर्य होता है कि इस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। वार्नर ब्रदर्स ने इस कहानी में ऐसा क्या देखा कि वे इसमें भागीदार बन गए। शायद उन्होंने हमेश सिप्पी के पिछले रिकॉर्ड को देख पैसा लगाया होगा। 70 और 80 के दशक की ज़्यादातर फिल्में मिलना बिछोड़ना, खोया पाया, डबल रोल, यादाश्त के चले जाना और फिर लौट आना, पुनर्जन्म, बदला, खलनायक का गांव में आतंक फैलाना जैसे फार्मूलों पर आधारित रहती थी। पर इन सब का घोलमोल कर चांदनी चौक टू चाइना में परोसा गया है। ओम शांति ओम और टसन के बाद चांदनी चौक टू चाइना तीसरी ऐसी बड़ी फिल्म है जो उस दौर में बनने वाली फिल्मों पर आधारित है। चांदनी चौक में पराठे बेचने की दुकान में काम करने वाले सिद्धू यानी अक्षय कुमार के बड़े सपने हैं। वह अमीर बनना चाहता है, लेकिन मेहनत पर उसका यकीन नहीं है। एक दिन 2 चीनी उसके पास आते हैं और वे सिद्धू को एक मशहूर चीनी योद्धा का पुनर्जन्म मानते हैं। चापस्टिक यानी रणबीर शौरी नामक दुभाषिया सिद्धू को बेवकूफ़ बनाकर चीन पहुंचा देता है। चीन पहुंचकर सिद्धू को पता चलता है कि उसे होजो नामक आदमी से एक गांव को छुड़ाना है जो बेहद खतरनाक है। गांव के लोग सिद्धू को महान योद्धा मानते हैं, लेकिन होजो के सामने सिद्धू की पोल खुल जाती है। जब होजो सिद्धू की खूब पिटाई करता है तो वह उसे मारने की कसम खाता है। एक कुंफू मास्टर से वह कुंफू सीखता है और अपना बदला लेता है। कहानी में सखी और म्याऊ नामक दीपिका पादुकोण की दोहरी भूमिकाएं भी हैं। सखी और म्याऊ जुड़वा बहनें हैं और बचपन में होजो की वजह से बिछड़ गई थी। होजो की वजह से ही उनकी माँ की मृत्यु हुई थी और उनके पिता की याददाश्त चली गई थी। सखी और म्याऊ को होजो के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बदला लेना चाहती है। सिद्धू को कुंफू उनके पिता ही सिखाते हैं। सिद्धू कामयाब होना और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। सिद्धू कामयाब होता है और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। पुरानी फिल्मों को देखकर भी नई कहानी ढंग से नहीं लिखी जा सकी। इस कहानी में ढेर सारे अगर मगर हैं। माना कि सिनेमा के नाम पर थोड़ी छूट ली जा सकती है, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। फार्मूला या मनोरंजक फिल्म बनाने के नाम पर दर्शक को बेवकूफ़ तो नहीं समझा जा सकता।
मसाला इतना भी मत डालो कि हाजमा खराब हो जाए। निर्देशक निखिल आडवाणी का प्रस्तुतिकरण भी बेहद घटिया है। ऐसा लगा कि वे 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों का चांदनी चौक टू चाइना के जरिए मजाक उड़ा रहे हों। फिल्म की कहानी गंभीरता की मांग करती है, लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी के अंदाज में पेश किया है, जिससे मामला चौपट हो गया है। कॉमेडी का भूत उन पर ऐसा सवार था कि हर दृश्य में उन्होंने कॉमेडी घुसेड़ दी, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, भावुक दृश्य हो या एक्शन सीन हो। कॉमेडी के नाम पर हास्यपात दृश्य रचे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब अक्षय कुमार को लात जमाते हैं तो अक्षय रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। होजो के एक आदमी को अक्षय कुमार जोर जोर से घुमाने लगते हैं तो आंधी चलने लगती है और आसपास के लोग उड़ने लगते हैं। अक्षय और दीपिका जब एक बिल्डिंग से गिरते हैं तो दीपिका छाता खोल देती है तो पैराशूट का काम करता है। ऐसे एक दो दृश्य तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन जब पूरी फिल्म ही ऐसी हो तो दर्शक चांदनी चौक टू चाइना बनाने वालों की अकल पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। इस दृश्य को देखकर भला कोई कैसे हंस सकता है। पैसा खर्च करने में भी अकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन निखिल आडवाणी ने निर्माताओं का पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सलाम ए इश्क जैसी डब्बा फिल्म बनाने के बाद एक और डब्बा फिल्म उन्होंने अपने नाम कर ली है। टसन हो या सिंह हिज किंग या चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय का किरदार हर जगह एक जैसा नजर आता है, वही जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का। चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने दर्शकों को हंसाया, लेकिन जब दोहराव महसूस होने लगा है, उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन निर्देशक नहीं कर पाए। खासकर स्टंट दृश्यों में अक्षय का और बेहतर उपयोग किया जा सकता था। फिल्मों के चयन के मामले में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। दीपिका पादुकोण खूबसूरत लगी और उन्होंने स्टंट दृश्य अच्छे से अभिनीत किए। गॉर्डन लियो ने खलनायकी के तेवर दिखाए। रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती और रणबीर शोरी ठीक ठाक रहे। संवादों के जरिए कुछ जगह हंसने का अवसर मिलता है। चीनी भाषा में भी ढेर सारे संवाद हैं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में उन्हें दिया जाता तो ज़्यादा दर्शकों को इसका लाभ मिलता। फिल्म का तकनीकी पक्ष सशक्त है। स्टंट दृश्य फोटोग्राफी पर बहुत मेहनत की गई है। संगीत निराशजनक है, हिट गानों का अभाव अखरता रहता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदनी चौक टू चाइना में न चांदनी चौक के पराठों की महक है और न ही चाइना के नूडल्स का स्वाद। इस फिल्म को देखने में पैसा खर्च करने के बजाय तो नूडल्स खरीदकर खाना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह फिल्म आज भी पैसे लेकर ही दिखाई जा रही है। हेलो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना एक ऐसी मूवी थी जो कि भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई थी। ये किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये मूवी फ्लॉप होगी। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और है भी इंटरेस्टिंग। एक इंटरव्यू में जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि आपके लाइफ की सबसे ख़राब फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने यह फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है, जो कि इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। ये फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में, और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहाँ पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहाँ पर दुनिया भर यानी ग्रॉस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वो चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वो सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें, यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म बकवास है या सही? एक कहानी थी, सिंधु चौक एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है। वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन 2 चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धू को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों, ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
ख़राब फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने यह फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है, जो कि इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। ये फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में, और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहाँ पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहाँ पर दुनिया भर यानी ग्रॉस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वो चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वो सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें, यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म बकवास है या सही? यह कहानी थी, सिंधु चौक एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है। वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन 2 चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धू को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों, ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी को हाल ही में 41 साल पूरे हो गए। इस क्लासिक फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, वहीदा रहमान, राखी ऋषि कपूर, नीतू सिंह और सिमी ग्रेवाल जैसे कई सितारे थे। लेकिन इस फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। इस फिल्म की शूटिंग जब कश्मीर में हुई तो उस वक्त पूरी टीम के परिवार वाले भी साथ गए और फिल्म के कुछ सीन में इन परिवार वालों को भी शामिल किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के माता पिता हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन भी नजर आए थे। फिल्म में शादी के एक सीन में इन दोनों को देखा जा सकता है। यश चोपड़ा फिल्म में ऋषि कपूर के अपोजिट पहले परवीन बाबी को लेना चाहते थे, लेकिन बाद में ये रोल नीतू सिंह को मिला। इसी फिल्म के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह का अफेयर शुरू हुआ था। फिल्म कभी कभी की कहानी साहिल लुधियानवी की एक लोकप्रिय कविता से इंस्पायर्ड थी, जिसकी चंद लाइनें अमिताभ बच्चन ने फिल्म में भी कही है। इस फिल्म की कहानी एक्ट्रेस राखी को दिमाग में रखकर ही लिखी गई थी, लेकिन इसी दौरान राखी ने गुलजार से शादी कर ली। शादी के बाद गुलजार ने राखी से फिल्में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन यश चोपड़ा के कहने पर गुलजार मान गए और तब राखी ने यह फिल्म लिखी थी। कभी कभी 1976 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य रोमानी फिल्म है। इसका निर्देशन और निर्माण यश चोपड़ा ने किया और इसमें अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू सिंह और सिमी ग्रेवाल समेत कलाकार शामिल हैं। यह यश चोपड़ा के निर्देशक के रूप में दीवार के बाद दूसरी फिल्म थी, जिसमें प्रमुख भूमिकाओं में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे। खयाम की संगीत रचनाओं के लिए ख्यात मिली, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म के गीतकार साहिल लुधियानवी ने कभी कभी मेरे दिल में के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता था। वह गीत जिसके गायक मुकेश को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए पुरस्कार भी मिला था। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। अमित मल्होत्रा ने अमिताभ बच्चन कॉलेज में अपनी कविताओं में से एक को पढ़ता है, जहां वह साथी छात्र पूजा यानी राखी से मिलता है और वे प्यार में पड़ते हैं। लेकिन पूजा के माता पिता ने उसकी एक वास्तुकार विजय खन्ना यानी शशि कपूर से शादी करने की व्यवस्था की है। दिल टूटे अमित घर लौटता है और अपने पिता के व्यवसाय एक निर्माण कंपनी में शामिल हो जाता है और बाद में अंजलि यानी वहीदा रहमान से शादी करता है, जिसकी गुप्त रूप से पिंकी यानी नीतू सिंह नाम की एक बेटी है जो पूर्व वैवाहिक संबंध से है। अमित और अंजलि की बेटी स्वीटी है। इस बीच पिंकी को बेघर जोड़े और श्रीमती आर.पी. कपूर ने अपनाया है। अगली पीढ़ी में पूजा और विजय का बेटा विक्रम यानी ऋषि कपूर है, जिसे विकी भी कहा जाता है। वह एक पार्टी में रहते हुए पिंकी से प्यार करने लगता है और शादी करने की दोनों की योजनाएं होती हैं। जब पिंकी अपने गोद लेने और उसकी असली मां की पहचान जान जाती है तो वह अंजलि के करीब पहुंचने की कोशिश करती है। अंततः अंजलि ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया और गुप्त रूप से अपनी बेटी पर अपना प्यार दिखाया।
लेकिन वह अपने विवाह के लिए डरते हुए अपने पति से संबंध प्रकट नहीं करती है। इसमें अमिताभ बच्चन अमिताभ यानी मल्होत्रा का रोल निभा रहे हैं, शशि कपूर विजय खन्ना का रोल निभा रहे हैं, राखी पूजा खन्ना का रोल निभा रही हैं, ऋषि कपूर विक्रम खन्ना का रोल निभा रहे हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है और सारा संगीत खय्यम द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था कभी कभी मेरे दिल में, जिसे गाया था अमिताभ बच्चन ने। इसमें सॉन्ग था कभी कभी मेरे दिल में, जो कि संवाद में था, जिसे गाया था अमिताभ बच्चन में। फिर कभी कभी मेरे दिल में दूसरा सॉन्ग था जो कि डुएट में था, जिसे गाया था मुकेश और लता मंगेशकर ने। तीसरा सॉन्ग था कभी कभी मेरे दिल में, जो कि सोलो में था, जिसे गाया था मुकेश ने। चौथा सॉन्ग तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। पांचवा सॉन्ग था मैं पल दो पल का शायर, जिसे गाया था मुकेश ने। छठा सॉन्ग था सुर्ख जोड़े किए जगमगाहट, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। सातवां सॉन्ग था प्यार कर लिया तो क्या, जिसे गाया था किशोर कुमार ने। आठवां सॉन्ग था मेरे घर आई एक नन्ही परी, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। नवां सॉन्ग था मैं एक पल का शायर हूँ, जिसे गाया था मुकेश ने। 10वां सॉन्ग था तेरा फूलों जैसा रंग, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की तो वर्ष 1977 में खय्यम को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार दिया गया था। 1977 में साहिल लुधियानवी को कभी कभी मेरे दिल में सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार दिया गया था। 1977 में मुकेश को कभी कभी मेरे दिल में के सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार दिया गया था। 1977 में सागर सरहदी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार दिया गया था। 1977 में यश चोपड़ा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में यश चोपड़ा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में राखी को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में शशि कपूर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में वहीदा रहमान को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1977 में मुकेश को मैं पल दो पल का शायर हूँ सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है और ऑडियंस को फिल्म एंजॉय करने के कई मौके देती है। फिल्म आपको जितना हंसाएगी उतना ही इमोशन भी कर देगी। जाय माको का कहना है कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इसे पागलपन भरे अंदाज में एंजॉय करूंगा। 102 नॉट आउट आपको बताएगी कि ज़िंदगी को खुलकर क्यों जीना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अगर कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई की खूबसूरत लोकेशन से, जिसके बाद ऑडियंस को ले जाया जाता है शांति निवास में, जहां 102 साल के दत्तात्रेय वखारिया यानी अमिताभ बच्चन और उनके 75 साल के बेटे बाबूलाल यानी ऋषि कपूर रहते हैं। दत्तात्रेय के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है और वो जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा बाबूलाल हर वक्त अपनी सेहत की चिंता में रहता है, हर मौके को खतरा समझता है, जिसके चलते जिंदगी जी नहीं पाता। बाप बेटे खूब झगड़ते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बेहद प्यार भी होता है। फिल्म में थोड़ा और ड्रामा जोड़ते हैं। दत्तात्रेय के घर में काम करने वाले मूर्ख नौकर धीरू यानी जिमित त्रिवेदी एक दिन दत्तात्रेय अनाउंस करते हैं कि उन्हें 18 साल तक जिंदा रहकर सबसे ज्यादा उम्र तक जिंदगी जीने का रिकॉर्ड बनाना है। लेकिन बाबू का जिंदगी के लिए नीरस रवैया उनके लिए खतरा बन रहा है और इस वजह से खुश दिल पिता अपने बेटे को वृद्धाश्रम भेजने की ठानते हैं। वही पिता के इस विचार से डरा हुआ बाबू घर में रहने के लिए हर चैलेंज मानने के लिए तैयार हो जाता है। वही इसके बाद पूरी फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दत्तात्रेय उसके अंदर बदलाव लाता है और उसे अपने आप से सामना करना सिखाता है। 102 नॉट आउट 3 किरदारों के नजरिए से दिखाई गई है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। फिल्म का लैंड स्कोप काफ़ी सीमित है, लेकिन शुक्ला इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसे मजबूत बना देते हैं। फिल्म मशहूर गुजराती नाटक 102 नॉट आउट से ली गई है। इसके लेखक है सैमी जोशी। जब लेखन की बात आती है तो उनकी लेखनी का अपना अलग तरीका है। दूसरी तरफ फिल्म के सेकंड हाफ में आया ट्विस्ट काफ़ी नाटकीय लगता है और कई सवाल खड़े कर देता है। इस फिल्म में दत्तात्रेय की बैक स्टोरी को न दिखाना जाना भी नेगेटिव पॉइंट है।
102 नॉट आउट दो शानदार एक्टर्स के कंधों पर बनी है। वो है अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर। ये दोनों साबित कर देते हैं कि क्यों वे इंडस्ट्री के सबसे शानदार और दिग्गज कलाकारों में शामिल हैं। बिग बी का उदार और कूल डैड का किरदार आपको खुश कर देगा। वही दूसरी तरफ ऋषि कपूर चिड़चिड़े बेटे के किरदार में काफ़ी प्यारे लगे हैं। इन दोनों की तारकी परफॉर्मेंस 102 नॉट आउट को विनर बना देती है। वही मजाकिया धीरो के किरदार में जिमी त्रिवेदी ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया है। म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के गाने कुल्फी में सोनम निगम की आवाज़ आपके दिल को पिघला देगी। बच्चे की जान और फिर लौट आई जिंदगी भी अच्छे लगे। लक्ष्मण उतेरकर की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के साथ काफ़ी अच्छी तरह घुल जाती है। वही बोधाती बनर्जी की एडिटिंग काबिले तारीफ है। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर स्टारर 102 नॉट आउट इमोशन और कॉमेडी का खूबसूरत मिक्सचर है। उमेश शुक्ला की यह फिल्म हर उम्र के दर्शक को बिना बोर हुए शानदार मैसेज देती है। यह फिल्म अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट है। हमारी तरफ से इसकी रेटिंग है 3.5 अकॉर्डिंग टू फिल्मी बीट्स। 75 साल का एक थकेला पकेला और बोरिंग आदमी जो गर्व से कहता है कि मैं एक बुजुर्ग हूँ जिसने अपने बुढ़ापे को सहर स्वीकार कर लिया है। 102 साल का एक बूढ़ा आदमी जो सबसे लंबी जिंदगी जीने वाले एक चीनी व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 16 साल और जिंदा रहने की योजना बना रहा है। क्या होगा अगर ये दोनों विपरीत मिजाज वाले लोग एक ही घर में रहें? सिर्फ यही दोनों, जी हाँ, ऐसा ही होता है फिल्म 102 नॉट आउट में, जिसमें इन अतरंगी किरदारों के बीच बाप बेटे का रिश्ता दिखाया गया है। एक दिन दत्तात्रेय वखारिया ने अमिताभ बच्चन अपने बेटे बापूलाल वखारिया यानी ऋषि कपूर को बताते हैं कि वह उसे वृद्धाश्रम में भर्ती करवाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने का रिकॉर्ड बनाने के लिए उनका बोरिंग लोगों से दूर रहना जरूरी है। ऐसा वह उस बाबूलाल से कहते हैं जिसे अपने कमरे में बेड का चादर बदल लिए जाने पर भी 1 महीना नींद नहीं आती। वह इस ख्याल से ही घबरा जाता है क्या दत्तात्रेय सचमुच रिकॉर्ड बनाने के मकसद से ही ऐसा कर रहे हैं या बात कुछ और है। फिलहाल इस राज को राज ही रहने दिया जाए। और कमाल की बात पता है क्या है? एक गुजराती नाटक पर आधारित इस फिल्म में गिनती के 3 किरदार हैं, पर मजाल है कि आपका ध्यान स्क्रीन से कहीं और हटे। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अलावा तीसरे कलाकार जिमी त्रिवेदी ने भी अच्छा काम किया है। फिल्म में जिमित को गुजराती दिखाया गया है। जिन दृश्यों में तीनों किरदार गुजराती भाषा में बात करते हैं उनमें वे जरा कम प्रभावी, जरा कम सहज लगे हैं। वर्तमान में बूढ़े माता पिता पर बच्चों के अत्याचारों करने या विदेश जाकर उन्हें भुला देने की घटनाएं जिस कदर बढ़ रही हैं, उन्हें देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण फिल्म कही जा सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में बुजुर्गों पर केंद्रित फिल्में बहुत कम बनती हैं। अब तो बुजुर्गों ने भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि शायद वे और उनसे जुड़े मुद्दे सिनेमा के लोकप्रिय विषयों में से एक नहीं हैं, पर यह सूरत बदलनी चाहिए। यह फिल्म इस धारणा से इतर एक उदाहरण पेश करती है। ऋषि कपूर फिल्म कपूर एंड सन्स के मरने को बेकरार दादू वाली भूमिका में जितने क्यूट लगे थे उतने ही क्यूट वह 102 नॉट आउट के फूंक फूंक कर कदम रखने वाले बुजुर्ग की भूमिका में भी लगे हैं। अमिताभ के साथ फिल्माए गए दृश्यों में वह उनको बराबर की टक्कर देते नजर आते हैं। अमिताभ ने भी दमदार बुजुर्गों वाले रोल निभाने की परंपरा पीकू पिंक अब 102 नॉट आउट तक भी कायम रखी है। उम्र के इस पड़ाव में जिस तरह की भूमिकाएं उन्होंने चुनी और निभाई हैं, उनके बलबूते हुए आज के तमाम युवा नायकों पर अकेले ही भारी पड़ते नजर आते हैं। फिल्म में कुछ जगहों पर लगता है कि जैसे एक ही बात का दोहराव हो रहा है, पर अगला ही कोई पल दिल को छू जाता है। आंखें नम होती हैं और फिल्म महसूस होना शुरू हो जाती है। फिल्म धीरे धीरे से ख़त्म हो जाती है और आपको याद रह जाते हैं इसके तमाम खट्टे मीठे पर। बस यही इसकी सफलता है। यूँ तो फिल्म की कहानी बहुत साधारण और छोटी सी है, पर इसका प्रस्तुतिकरण इतना ज़बरदस्त है कि आप तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं। गीत संगीत औसत है, कैमरा वर्क अच्छा है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को उम्मीद थी कि उनकी फिल्म 102 नॉट आउट बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी। बिग बी और ऋषि कपूर की जोड़ी वाली फिल्म 102 नॉट आउट उस शुक्रवार को रिलीज हो गई थी। दोनों मेगा स्टार्स को एक साथ एक बार फिर 27 सालों बाद देखा जा रहा था। अमिताभ बच्चन ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह ऋषि कपूर आपस में रॉयल ओपेरा हाउस में बैठकर बात कर रहे थे, जहां वे दोनों अपना सफ़र शुरू किया था। दोनों की शुरुआत रॉयल ओपेरा हाउस की तस्वीरों से होती है जिनमें इनकी खूबसूरती नज़र आती है। इसके बाद अमिताभ और ऋषि दोनों इनके अंदर बैठे नज़र आते हैं।
अमिताभ इस ओपेरा हाउस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि क्या शान है, वह पूरा नया हो गया एकदम। इसके बाद ऋषि कहते हैं कि आपको याद होगा कि हमारी फिल्म अमर अकबर एंथनी यहाँ चली थी। इस पर अमिताभ कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो। फिर ऋषि कहते हैं हाँ 25 हफ्ते चली थी, यही नहीं मुंबई के 25 थिएटरों में 25 हफ्ते यह फिल्म चली थी। बिग बी कहते हैं कि हम 27 साल बाद फिर इसी थिएटर में बैठे हैं, हमारी फिल्म 102 नॉट आउट आ रही है, देखना चिंटू यह फिल्म भी 25 हफ्ते चलेगी। इसके बारे से कहते हैं कि नहीं, इतना संभव नहीं है, आज के ज़माने में 25 हफ्ते चलना संभव नहीं है क्योंकि 2500 तक नहीं चल पाते। इस पर अमिताभ कहते हैं हम दोनों काम कर रहे हैं ना, तो ज़रूर चलेगी, हम हिस्ट्री रिक्रिएट करेंगे। इसके बाद भी ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है। आखिर में अमिताभ 3 बार कहते हैं फिल्म चलेगी और कहते हैं कि ऐसा कहने में क्या जाता है। अंत में दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। हम हिस्ट्री रिक्रिएट करेंगे। इसके बाद भी ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है। आखिर में अमिताभ 3 बार कहते हैं फिल्म चलेगी और कहते हैं कि ऐसा कहने में क्या जाता है। अंत में दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं।